करिश्मा नाम की लड़की है और सहदेव सिंह भाकर नाम का लड़का था। सहदेव सिंह भाकर की ऑनर किलिंग के बाद में सुसाइड करके खुद को खत्म कर लिया। मतलब महिलाएं पीछे जान दे रही है जबकि वो फाइट नहीं कर रही, इंडिपेंडेंटली लड़ नहीं पा रही। मतलब इतनी कमज़ोर हो चुकी है लड़कियाँ, और कमज़ोर होने का रीज़न है हमारी सोसाइटी, हमारी पेरेंटिंग। मुझे न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने एसपी सर से भी बात करके आई परसों, उनको फांसी होनी चाहिए सर। रूप कवर सतीकांड था, तो वो अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपने फादर इन लॉ से ये बात कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ। रूप कंवर अपने पति के साथ में उसकी चिता पे चढ़ के जल जाती है। उनके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि तुमको क्या पता पवित्र प्रेम क्या होता है, जिंदा जलना ही पवित्र प्रेम है। महिलाएं डीआईडी का शिकार बन जाती है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें रीना नाम की लड़की होती है। वो पति की किडनी फेलियर से मृत्यु के बाद खुद सुसाइड करके अपने आप को खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि वो पीछे छोड़ के गई है अपना 1 साल का बच्चा। एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब पत्नी मर जाती है तब पति क्यों नहीं सत्य होते? किसी का पति मर गया और वो जिंदा रह गई तो उसके दर्शन करना भी अच्छी चीज नहीं मानते। जयपुर के ही निवासी एडवोकेट थे वो। उन्होंने बोला कि अगर ग्लोरिफिकेशन को या फिर हमारे जो चुनरी महोत्सव है उसको रोकने की कोशिश करी गई तो हम राजस्थान में पंजाब लाइक सिचुएशन लेके आ जाए। फिर वहां से प्रेशर आया, तब जाके फर्स्ट टाइम राजस्थान के सीएम ने इस चीज को कंडेम किया, इसको बारबेरिक इंसिडेंट बताया। नवभारत टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिसने खुलकर अपने आर्टिकल्स में इसका अपोज किया था। बाकी इंडिया का एक भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था जिसने इसको अपोज किया था। सिर्फ इसके अगेंस्ट भाई एक महिला जिंदा जल गई तो इसके अगेंस्ट आवाज महिलाओं ने उठाई, कुछ एनजीओस थे। मतलब और कोई काम नहीं ढंग के कि मैं पढ़ूं, रिसर्च करूं, साइंटिस्ट बनूं, नो, उसको तो पति चाहिए। तो मेरा वो दोस्त बोल रहा है कि मेरा सपना है कि मैं जब दूल्हा बनूं तब मैं मेरी दादी मेरे सामने रहे, मेरे पास रहे। 21 करोड़ का मायरा भरते वहां पे महिलाओं की ये सिचुएशन। लड़कियां सरकारी स्कूल इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वो अपने भाई को उनके परिवार वाले प्राइवेट में पढ़ा पाए। गाँव की इमेज बिल्कुल भी वो नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। सेंटिमेंट रहता रहता है कि पति कमा तो पत्नी को मैंने कहाँ जरूरत है। मतलब लड़की गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ती है, जैसे कि देश लोकतांत्रिक बन चुका है लेकिन घर आज भी राजतांत्रिक है। बिल्कुल। और आज भी पति ऐसे बोलते हैं तेरे को जरूरत कहाँ पड़ी बीच में बोलने की। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और उसकी संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे ज्ञान की वैल्यू उम्र के साथ डिसाइड। उम्र के साथ यूथ आवाज उठाएगा तभी इंडिया बदल पाएगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो वो सपना यहीं से हर घर से निकलेगा। वो सपना आज्ञाकारी पुत्र पुत्री है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, वही नहीं होना चाहिए इंसान को। नमस्कारम गाइस, स्वागत करते हैं आपका चर्चाओं के स्तर लेवल ऑफ थॉट्स पे। आज का टॉपिक बहुत ही एक सेंसिटिव और दर्दनाक घटना से रिलेटेड है। रिसेंटली हमारे राजस्थान के नागौर ज़िले में एक केस हुआ है जिसमें एक लड़का और लड़की प्रेमी थे। करिश्मा नाम की लड़की है और सहदेव सिंह भाकर नाम का लड़का था। तो सहदेव सिंह भाकर की ऑनर किलिंग के बाद में जो लड़की है उसने लगभग 12 से 14 दिन बाद में सुसाइड करके खुद को ख़त्म कर लिया। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे थे कि आखिर जो लड़की है उसने फाइट करने के बजाय मौत को क्यों चुना। उसका लवर था या फिर उसका पति था, वो मर गया या फिर उसको मार दिया गया। उसके बाद में लड़की ने उसको न्याय दिलाने के बजाय 12 दिन बाद में वो लड़की सुसाइड कर लेती है। लगभग 20-24 साल की एज, 20 साल के आसपास, 20-21 साल की एज है और 28 साल का वो मतलब लड़का है। तो लड़कियां इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है इमोशनली? हाँ, ये क्वेश्चन आया था अपने माइंड में, मतलब अपन जब पढ़ रहे थे बिल्कुल तब अच्छे से। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर रहे थे, तभी कि हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तभी हमारे को कुछ और ऐसे केसेस देखने को मिले जिनमें ऐसा ही कुछ हुआ है और इससे भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हुई है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीज़ें हुई है। जिनमें हमारे को एक केस मिला फरवरी 2025 का, ये अभी का ही केस है, जिसमें रीना नाम की लड़की होती है। वो पति की किडनी फेलियर से मृत्यु के बाद में खुद सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर लेती है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि वो पीछे छोड़ के गई है अपना 1 साल का बच्चा। हाँ, बच्चे की जिम्मेदारी ली नहीं। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा इमोशनली या फाइनेंशियली कमज़ोर है कि
1 साल के बच्चे की तरफ उनको बिल्कुल देखने का मौका ही नहीं मिला, या देखा ही नहीं उसने। बच्चा पैदा करना एक एज ए टास्क समझ रखा है उन्होंने कि हमारे साथ में पति रहेगा तभी हम इसको पाल पाएंगे। क्यों? रीना जी का केस हमारे सामने आया, उसके बाद में अप्रैल 2019 में तेलंगाना का एक केस और आया हमारे सामने, जिसमें 26 वर्षीय भाग्या, उन्होंने भी पति की रोड एक्सीडेंट में मौत होने के बाद में खुद को सुसाइड करके ख़त्म कर लिया, और वो पीछे छोड़ के गई अपने 2 जवान बेटे। हमारे को सबसे बड़ी चुभने वाली चीज़ ये लगी कि एक लड़की, एक माँ होने के नाते क्या ये चीज़ सही थी कि 2 बच्चों को हम पीछे छोड़ के चले जाएं? उनका ध्यान कौन रखेगा? एज ए पेरेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप अपने बच्चों को पालें, आप अपने बच्चों को बड़ा करें, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें, और उसके बाद में उनका फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। टाइम किसी का भी कैसा भी आ सकता है। आज रोड एक्सीडेंट में अगर कोई मर गया, किसी का किडनी फेलियर से कोई मर गया, किसी को ऑनर किलिंग के मामले में मार दिया, तो पीछे जो इंसान बचा है उसको अपनी जान लेने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? ये चीज़ें खोजते खोजते हम थोड़ा और आगे डेप्थ में जा रहे थे, तो हमने इतिहास में एक घटना के बारे में और सुना, जो कि रूप कंवर सती कांड था, जो हमारे राजस्थान के एक देवरोला गांव है राजस्थान में, सिक्कर में। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी रिसर्च करी है जो हम आज डिस्कस करेंगे, और उस रिसर्च के बेसिस पे हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लड़कियां ये सब कर क्यों रही है। हाँ, मतलब इसका कारण है क्या, एक तरीके से कि हम जब अपन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे अच्छे से, तो पता लगा कि मतलब कई सदियों से ऐसा चलता रहा, सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब अलग अलग कंट्रीज में, जैसे चाइना में ऐसा हुआ है, मतलब आज के हजारों साल पहले से चाइना में हुआ है, कई कंट्री, इंडोनेशिया में हुआ है। हम मतलब जब रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि ऐसी सिर्फ इंडिया नहीं, अफ्रीका में भी हुआ है कि पति के मर जाने के बाद में कई, मतलब जैसे राजा मर गया तो रानी को दफना दिया गया, अफ्रीका में तलवार से काट रहे हैं, नॉर्वे वगैरह में मार रहे हैं, दफना रहे, जिंदा जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो हम ये रिसर्च करते कि इंडिया में जैसे सती हुई है कई लड़कियां, मतलब जैसे आज़ादी के बाद में 40 के आसपास लड़कियां सती हुई थी, बिल्कुल 1947 के बाद में। तो मेरे एक तरीके से पति की किसी कारण से मृत्यु हुई हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में हुआ हो, चाहे किसी ने मर्डर कर दिया हो, कोई शारीरिक बीमारी से कुछ हो गया हो, बिल्कुल, तो लड़कियां सुसाइड कर रही है, लड़कियां सती हो रही है। और कई मतलब हजारों सालों से पूरे वर्ल्ड में महिलाएं अपने पति के पीछे जान दे रही है, और ये कल्चर बन चुकी है बिल्कुल कि पति के मर जाने के बाद में महिला की जान देना, पति के पीछे, पति पे जान थोप देना एक अच्छी चीज मानी जाती है। मतलब वो प्रेम का एटमोस्ट सिंबल माना जाता है कि ऐसा है कि उसका प्यार पवित्र था उनके लिए। तो मतलब महिलाएं पीछे जान दे रही है, जबकि वो फाइट नहीं कर रही, इंडिपेंडेंटली लड़ नहीं पा रही। मतलब इससे ये दिख रहा है कि एक महिला का पुरुष पर कितना ज्यादा निर्भर होना है, बिल्कुल, कि कुछ भी सोच ही नहीं रहे हो। तो हम देख रहे थे, तो फिर सामने ये रूप कंवर वाला केस आ गया कि इंडिया में लास्ट सती कब हुई थी। रूप कंवर ने 1987 में अपने पति की एक नॉर्मल जैसे बीमारी, कोई पेट में कोई दर्द हुआ था या पहले से वो बीमार चल रहे थे, उनके मर जाने पर उसका सती होना हो, मतलब पूरे इंडिया में मीडिया लेवल पे वो बात हुई थी, सब कुछ। तो वो ऐसा कैसे हो गया, उस पर अपन ने पूरी स्टडी करी, तो अपन को अच्छी रिपोर्ट्स मिल गई। तो हमको लगा कि यार ये रिपोर्ट डिस्कस करनी चाहिए कि किस तरीके से इंडिया में ऐसी चीजें चलती आई है और इसको कल्चर मानी जाती है। जैसे अपने हिंदू समाज में सती होना, जैसे एग्जाम्पल देना चाहें कि अपने फेमस जब जाटों में तेजाजी महाराज जाट थे, वो अगर कम्युनिटी की बात करें, तो जब उनका मतलब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी पत्नी वो भी सती हुई थी, जैसे रूप कंवर जी सती हुए थे वैसे के वैसे वो सती हुए थे। तो उनका भी मतलब वो पति के प्रति प्रेम शो उस सती के थ्रू, मतलब आग में जल जाने के थ्रू बिल्कुल शो करा गया। तो मतलब हर कम्युनिटी में, हिंदू समाज में, और हिंदू समाज में लिखा गया सारी चीजें, तो ये अच्छे से लेवल से चलती आ रही है। बिल्कुल पवित्रता का सिंबल है कि पति के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण है। तो वो समर्पण कहीं ना कहीं आज भी दिख रहा है, आज की सुसाइड्स में दिख रहा है। जैसे कि रीना ने सुसाइड किया, करिश्मा ने सुसाइड किया, भाग्या जी ने सुसाइड किया, और भी कई, मतलब ये तो एक दो केस है ऐसे, मतलब आए दिन केस देखते हैं अपन। मतलब हमने तो 3-4 केस गिनाए, ऐसे हमने 10-15 केस पढ़े, उनमें हम सेलेक्ट करके बता रहे हैं। तो ये एक तरीके से
सती होने का एक नया तरीका हो गया। सती उस टाइम होती थी, एक प्राउड की बात थी, उस टाइम महिलाएं पवित्रता दिखा रही थी, फिर गवर्नमेंट ने कैसे ना कैसे किया, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में बिल्कुल एक लड़के पर लड़की का इतना निर्भर होना, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से निर्भर होना और जान दे देना पीछे, फाइट नहीं करना, पीछे की जो लाइफ बची है पति के खत्म होने पर रीमैरिज का नहीं सोचना, या फिर बिना मैरिज करे भी जी सकते हैं। बिल्कुल अपने बहुत सारे अच्छे फेमस इंडिया में हुए हैं जो बिना शादी के भी जिए हैं। कलाम सर हो गए, लता मंगेशकर जी हो गए, कई और भी है तो जिन्होंने शादी नहीं करी लेकिन देश को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल कलाम सर और लता मंगेशकर जी को तो भारत रत्न तक मिला है, बिल्कुल लेकिन वो अपने स्पाउस और पार्टनर के लिए उन्होंने ऐसा थोड़ी भाई शादी नहीं हुई या फिर प्रेम भी नहीं हुआ तो जीवन ही खत्म कर देते। उनके कुछ लाइफ में मिशन रहे थे। बिल्कुल। तो इंडिया में जो लड़कियां, सारी नहीं करती, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां पति के मरने पर ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा मतलब कॉमन है, आए दिन न्यूज सुन रहे हैं बिल्कुल कि पति के मर जाने के बाद में एक लड़की ने या पत्नी ने सुसाइड करके खत्म कर दिया, जबकि बच्चे भी हैं, अपने भी देखा। बिल्कुल। तो हमको लगा कि इसके बारे में और डीपली स्टडी करें, तो हमारे सामने आया कि ये सती हुआ था, रूप कंवर जी 1987 में सती हुई थी, 1987 में। तो ये जब सती होना फिर बैन होना ये सब हुआ तो कैसे, ये प्रोसेस कैसे हुई पूरी, हमने ये जाना। तो इसको अच्छे से स्टडी करके जाना, तब पता लगा कि ये कोई नॉर्मल काम नहीं था बैन होना। उसके लिए बहुत एनजीओज ने फाइट करी है, पॉलिटिशियंस, कई मतलब हर तरीके की लड़ाई लड़ी उन्होंने। बिल्कुल। मतलब जो कि ऐसे नहीं बोलेंगे ग्राउंड लेवल से शुरू होके और फिर कानून तक पहुंची बात, जबकि कई मतलब पूरे इंडिया से आवाज उठी थी, तब जाके आज इंडिया में सती जैसी चीज बैन हुई है। बिल्कुल। तो कैसे हुई थी पूरी प्रोसेस, वो हम अच्छे से जानेंगे। रूप कंवर जी के बारे में हम बात करते हैं। ये रूप कंवर जी का जो केस है वो 4 सितंबर 1987 का है, जब उनके पति माल सिंह की आकस्मिक मृत्यु के बाद में 3 सितंबर को उनके पति को कुछ पेट में दर्द और उल्टी जैसे सिम्टम्स आते हैं। उस स्टेज के बाद में उनको सिक्कर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पे 4 सितंबर को उनकी मौत हो जाती है और 9:30 बजे के समथिंग सुबह के उनकी बॉडी को घर लाया जाता है। दाह संस्कार की जो रिचुअल्स हमारे होते हैं वो चल रहे हैं, उसी के बीच में रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि रूप कंवर पति की मौत के सदमे में बहुत ज़्यादा इमोशनली भावुक हो गई थी, हो ही जाती जनरली। ठीक है, तो वो अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपने फादर इन लॉ से ये बात कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ। ससुर जी से ये बात बोलती है। इस बात पे हैरानी की बात यह है कि रूप कंवर के जो फादर इन लॉ है सुमेर सिंह, वो एक गवर्नमेंट टीचर थे। एक गवर्नमेंट टीचर होने के नाते उस परिवार ने, एक एजुकेटेड परिवार ने उस लड़की को परमिशन दे दी सती होने के लिए। और उसी दिन लगभग 1:30 बजे के समथिंग दोपहर के रूप कंवर अपने पति के साथ में उसकी चिता पे चढ़ के जल जाती है, जिसको देखने के लिए कम से कम वहाँ पे 4000 से 5000 लोग इकट्ठा होते। और इतने लोग नारियल ले लेके आते हैं कि उस एरिया में उस दिन नारियल की शॉर्टेज आ जाती है। ये मतलब रेवेन्यू ऑफिसर ने बताया था, रेवेन्यू ऑफिसर था, उन्होंने ये रिपोर्ट करा कि नारियल की शॉर्टेज आ गई है पूरे एरिया में। ठीक है, पुलिस आती है, जो पूरा का पूरा माहौल है वो देख के पुलिस तक चौंक जाती है कि मतलब किस लेवल का पूरा अरेंजमेंट करा गया वहाँ पे। राजपूतों के द्वारा पूरा ग्लोरिफिकेशन चल रही है सती की, सती के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इतिहास का एक बहुत बड़ा इवेंट रहा है, जिसके बारे में जो कुछ बताएं वो भी कम है। हाँ, इसको अपन जब पढ़ रहे थे पूरी रिपोर्ट को तभी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। हमारे को एक्चुअली हम जैसे रिसर्च कर रहे थे तो एक रिपोर्ट मिली जो कि एक बॉम्बे जर्नल, मुंबई बेस्ड एक जर्नलिस्ट है, तो उन्हीं के थ्रू ये रिपोर्ट जनरेट करी गई है। और उस 40 पेज की ये रिपोर्ट है, उसके अंदर पूरा दोनों पक्ष लिखे हुए हैं, जिसके अंदर एक पक्ष ये कहता है कि रूप कंवर ने अपनी मर्जी से सती हुई थी और दूसरा पक्ष ये कहता है कि उनको ज़बरदस्ती करा गया था। तो उसी के बारे में हम थोड़ा और डीप में डिस्कस करते हैं। महावीर जी आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली जब ये सती हो चुकी थी, 4 सितंबर को सती हो चुके थे रूप कंवर जी, और
4-5 हज़ार लोगों ने उनको विटनेस किया, देखा। मतलब शुरू में 200-300 लोग थे, फिर पुलिस को पता लगा, पुलिस को भी ऐसे नहीं पता लगा, रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू पता लगा कि सीकर में अचानक डिमांड कैसे बढ़ गई इस इलाके में नारियल्स की, कम शॉर्टेज, तो वो वापस इंपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, मतलब आसपास के गाँव से लेके आ रहे होंगे। तो फिर हेड कांस्टेबल को पता लगा और फिर जाके वो उस घटना स्थल तक पहुंचे, ऐसा कुछ रिपोर्ट में लिखा गया। तो मतलब सारी बातें रिपोर्ट में जो लिखी वही बताएंगे हम। तो फिर ये अगले दिन से जैसे 4 तारीख को सती हो गए, फिर 5 तारीख से न्यूज़पेपर में आने लग गए। फिर जैसे न्यूज़पेपर में आने लगा, लोकल न्यूज़पेपर में आने लगा, फिर लोकल न्यूज़पेपर से आर्ट एडिटोरियल्स में आने लगा, देश में बात चली और हर कोई न्यूज़पेपर इसके चीज़ के सपोर्ट में था। मतलब इस चीज़ को ऐसे दिखा रहा था कि जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा काम किया है, सती होना बहुत बड़ी चीज़, ग्लोरीफाई करना होता है। हर न्यूज़पेपर में उसको एक तरीके से महिमा मंडन किया गया उसका। जैसे राजस्थान में जो लोकल न्यूज़पेपर थे, राजस्थान पत्रिका हो गया, शायद दैनिक भास्कर हो गया, सारी जो भी है, और इंडिया लेवल पे जितने भी न्यूज़पेपर्स है, सब ने कवर किया उस चीज़ को, आर्टिकल्स लिखे उस पर, तो इंडिया में फैल गया। तो फिर कुछ एनजीओज उन्होंने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने, कुछ सारे नेता वगैरह उसके पक्ष में थे, जो इस टाइम राजस्थान गवर्नमेंट 1987 में हरदेव जोशी जी सीएम थे उस टाइम। तो आम जनता में कुछ ऐसा नहीं था, ना कोई पॉलिटिकल लेवल पे ऐसा कुछ था, जबकि सती इंडिया में बैन थी 1829 में। बिल्कुल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन करी थी। राजा राम मोहन राय ने ये पूरा सती को बैन कराने का प्रोसेस 1829 में कर दिया था। फिर देश आज़ाद हो गया, सब हो गया, लेकिन ये देश आज़ाद हुआ तब आईपीसी में धाराएं रखी नहीं गई थी सती बैन वाली, क्यों साफ साफ था कि वो मर्डर वाला ही था, तो उसको स्पेशल तरीके से मेंशन नहीं किया गया था। तो बैन पहले से थी इंडिया में, लेकिन फिर भी ना तो कोई पॉलिटिशियन जिन्होंने आवाज़ उठाई, ना मीडिया ने आवाज़ उठाई, कुछ नहीं हुआ कि एक लड़की जिंदा जल गई और उसको सब महिमा मंडन कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कुछ था, यूनियन था एक बॉम्बे का, उन्होंने मतलब इसके अगेंस्ट में थोड़ी आवाज़ उठाई। उन्होंने टीम भेजी बॉम्बे से, यहाँ पे सिक्कर में, सिक्कर के गांव देवराला गांव में जो काम पूरा हुआ था, वहाँ पे टीम भेजी कि ग्राउंड पे जाके देख के तो आए। और कुछ दिल्ली में एनजीओ थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, नारे लगाए, उन्होंने वहाँ पे थोड़ी रैली निकाली शहर में, दिल्ली में, हैदराबाद में हुआ ये सब, कलकत्ता में हुआ। मतलब जो एनजीओ थे, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के काम है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया। सिर्फ इसके अगेंस्ट भाई एक महिला जिंदा जल गई तो इसके अगेंस्ट आवाज महिलाओं ने उठाई, कुछ एनजीओ थे, और ज्यादा भी नहीं, 200-300 महिलाओं का ग्रुप था, ज्यादा मोटा ग्रुप भी नहीं था। तो बॉम्बे से जब टीम आई, उस टीम में 3 लड़कियों को भेजा गया था, मतलब महिलाओं को, शादीशुदा महिलाएं थी जो भी था। उनका नाम था मीना मेनन, गीता सेसु नाम था उनका, सुजाता आनंदन नाम था। 3 लड़कियों की टीम आई थी बॉम्बे से। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे भेजा गया था, ग्राउंड लेवल पे देखा हो क्या हुआ था सीन पूरा। तो जैसे ही फिर गांव में पहुंचे, सिक्कर में देवराला गांव में पहुंचे, तो वहाँ पे उनको सती स्थल पे पहुंचे वो, तो थोड़ा वहाँ फर्श बन गया था, ईंटें वगैरह रखी हुई थी, और सारे हर कोई उस सती स्थल को, राजपूतों के जो बच्चे थे, यंग जवान थे, वो उस गार्ड कर रहे थे, चारों तरफ देख रहे, संभाल रहे थे पूरा, मतलब अच्छे से विथ रेस्पेक्ट। जब सती हो गई तो भगवान का रूप मानते समाज में, त्रिशूल लगा दिया, त्रिशूल लगा दिया एक तरीके से, मतलब चुनरी लगा दी, और फिर एक छोटा सा स्टेचू टाइप बना दिया, मूर्ति टाइप। कुछ 7 से 8 राजपूत बंदे हाथों में तलवार लिए हुए, सती माता की जय, सती के पति की जय, ठीक है, 1 2 3 4 सती माता की जय जयकार, कंवर की जय जयकार, ऐसे कुछ नारे लगाते हुए 2-2 घंटे की शिफ्ट में डे नाइट की वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और जब ये टीम पहुंचती है देवरोला गांव में और वहाँ पे लोगों से वो जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसको इनिशियल जो शुरुआती लेवल थी उसमें एक चुप्पी, खामोशी देखने को मिलती है। हर कोई कुछ भी बोलने को राजी नहीं, पूरा गांव मतलब बताना नहीं चाहता कि क्या हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये माहौल जो था वो दिल्ली तक पहुंच गया था और पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी, बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस वजह से कोई भी इस केस में फंसना नहीं चाहता था, तो कोई भी स्टेटमेंट अपना दे ही नहीं रहा है, ठीक है। और जिन लोगों से भी पूछ रही है ये टीम्स जाके, वो यही बात कर रहे हैं कि हम इस गांव से नहीं हैं, हम दूर से आए हैं। रियल में आ रहे थे लोग, वो तो मन दूर से बहुत, इसमें बताया हुआ है कि बसों से, गाड़ियों से, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से और बैलगाड़ियों से लोग, मतलब भर भर के लोग वहां पे आए हैं, ठीक है। इतना बड़ा ग्लोरिफिकेशन का पार्ट हो गया था ये सती होना, क्योंकि मॉडर्निटी के पीक पे था इंडिया उस टाइम पे, धीरे धीरे सारी चीजें अडॉप्ट कर रहा था, विदेशों से सीख रहा है, आज़ाद भी मतलब रिसेंटली हुआ, कोई ज़्यादा साल भी नहीं हुए थे उस टाइम, 30 साल हुए थे। तो इस माहौल के अंदर एक लड़की का सती होना वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब इसमें जब ये
सती हो चुके थे, मीडिया वगैरह सब ग्लोरीफाई करती है, टीम आ चुकी थी, तो ये टीम जब गांव वालों को पूछ रहे तो कोई जवाब नहीं दे जो ही जवाब, और अब वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है तो अब वुमेन्स राइट्स के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी, मतलब ये सीएमओ पहुंचे यहाँ पे, विधानसभा जयपुर में पहुंचे, तो उन सीएम मतलब सेक्रेटरीट में उनको मिलने नहीं दिया, बातचीत ही नहीं हुई सीएम से। सीएम शायद मिले भी थे, उन्होंने बोला था कि अब मेरे को कोई बातचीत नहीं करनी। फिर उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में जो जयपुर बेंच, इसमें उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया, क्योंकि क्या होता कि जब 4 सितंबर को वो सती हो चुके थे रूप कंवर जी, उनके पति माल सिंह जी जब डेथ हो गई थी, तो फिर लगभग 12-13 दिन बाद में चुंदरी महोत्सव था। चुंदरी महोत्सव था, एक तरीके से वो 16 सितंबर को था। तो उस चुंदरी महोत्सव को रोकने के लिए इन महिलाओं ने यहाँ पे जयपुर बेंच के, हाईकोर्ट वाले बेंच में रिट पिटीशन फाइल किया था। बिल्कुल, कि इसको रोका जाए, ग्लोरीफाई नहीं होना चाहिए। एक महिला की डेथ हो गई जलकर, एक तरीके से मर्डर है वो, समाज के द्वारा किया गया, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाए, और मॉडर्न इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट में जब रिट पिटीशन फाइल की, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बैन रोकना चाहिए। लेकिन जनता का ये आक्रोश, जब रिट पिटीशन फाइल हुआ तो मीडिया में बात आ गई, तो जो राजपूत लॉबी थी पूरी, वो अपोज करती इस चीज को कि ये हमारे धर्म की बात है। तो धर्म रक्षा समिति बन गई थी, तो जयपुर सती धर्म रक्षा समिति बन चुकी थी। तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी डिनाई कर दिया गया। बिल्कुल। और इस लेवल का ग्लोरिफिकेशन हुआ था, मतलब चुंदरी महोत्सव मनाया गया था 16 सितंबर को, जस्ट 12वें-13वें दिन मनाया गया था, कि मतलब चुंदरी महोत्सव लेवल का बनता है। जब भी सती होती है तो ये होता प्रोसेस, मतलब आजादी के बाद में लगभग ये 38th सती थी, उससे पहले भी हुई थी। मतलब इस देवरोला गांव के आसपास 1981 में सती हुए थे, 1982 में सती हुए थे, कुछ को रोक भी लिया गया था सती होने से, पुलिस ने रोका था। मतलब जब ये 87 में सती, 84 में इसके पास के गांव में, देवरोला गांव के पास के गांव में सती हुए थे, उसको तो रोक लिया गया था। पुलिस मतलब पहुंच गई थी टाइम पे, और मतलब वो पूरी जनता वेट कर रही थी कि ऑटोमेटिक आग लगेगी सती की, और फिर वो जलना वाला पूरी प्रोसेस होगी, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो पुलिस आके ले गई, कि पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। तो फिर उसको जिंदा सती भी बताया गया, जिंदा सती बताया गया। मतलब उस महिला को जो सती नहीं हो पाएगी वो जिंदा सती बताया गया। वो महिला खाना वाना छोड़ दिया था, वो फ्रूट्स पे जी थी, मतलब वो जब तक मरी उसको आज भी उसको जिंदा सती के नाम से जानते हैं उस गांव में। तो जब चुंदरी महोत्सव हुआ था, तो चुंदरी महोत्सव को रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था कि नहीं कर सकते तुम इसको, बिकॉज गलत हुआ था, मर्डर था। फिर भी कोई इसकी वैल्यू नहीं थी, और चुंदरी महोत्सव जोरों शोरों से हुआ। बिल्कुल, 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ पॉलिटिशियंस के बयान आए थे इसके अंदर। कल्याण सिंह कलवी जी वहाँ जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी बहुत मतलब आपत्तिजनक बयान दिए थे इस फेज में कि सती होना एक लड़की का धर्म है, ठीक है, उसको अधिकार है सती होने का। जिस देश में लड़की को अपनी मर्जी से एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं है, उस देश का पॉलिटिकल नेता ऐसी बात करता है कि उसको अपनी मर्जी से मरने का अधिकार, मर्जी से घर से निकलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मर्जी से सती होने का अधिकार, मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे कि रूप कंवर जी अगर सती हुए हैं तो उनकी शादी हुई थी, घर वालों ने मर्जी से थोड़ी होने दी थी, प्रेम विवाह थोड़ी था उनका, वो तो घर वालों ने अरेंज मैरिज करी। इंडिया में अरेंज मैरिज होती है, तो मर्जी से लड़की ने शादी नहीं करी। लेकिन वो इतने बड़े पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि मर्जी से मतलब सती हो सकती है, क्योंकि उनकी मर्जी थी, और मर्जी से हुए भी होंगे, ये भी नहीं बोल रहे कि जबरदस्ती कराया, क्योंकि इससे रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब जो हमने रिपोर्ट पढ़ी उसमें बता रहे हैं कि उनको जबरदस्ती सती कराया गया। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो समाज में संस्कृति में चीज चलती है, बिल्कुल भाई। उस रूप कंवर जी से पहले कई लड़कियां सती हुई, कई फेमस, जैसे झुंझुनू में सती माता मंदिर, जो कि 1100 के आसपास की बातें हैं, बिल्कुल। तो वो मतलब अग्रवाल फैमिली से हैं, बढ़िया फैमिली से हैं, तो उस टाइम पे वो सती हो गए थे। तो मतलब एक तरीके से अपने इंटीग्रल पार्ट है ये, अपने सोसाइटी का सती होना एक पार्ट बन चुका था। तो अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि घर वालों ने जबरदस्ती सती कराया, क्योंकि अब संस्कृति में ये बताया गया कि प्यार का पवित्रता, प्यार में जो पवित्रता या प्रेम की जो एक पति के प्रति समर्पण की जो अटमोस्ट डेफिनेशन है और लेवल का पवित्र प्रेम, उसी को बताया जाएगा। जबकि एक लड़की उसके साथ जल ही जाएगी, जल जाएगी। सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बिगेस्ट डेफिनेशन ये कि पति के प्यार में लड़की जब पति खत्म मर जाए तो उस मतलब चिता पे बैठ के साथ में जल जाए। बिल्कुल। ये अपने गरुड़ पुराण में बताया गया कि मतलब वो शिव जी और साथ में वो कहानी बताते, शिव जी के साथ में कौन थे जिनके मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं है, मतलब रानी सती बोलते हैं उनको, वैसे तो सती माता ही बोलते हैं, हाँ सती माता जी बोलते हैं। सती माता जी खुद सती हो गए थे, जबकि मतलब एक तरीके से शिव जी का उन्होंने क्या किया था, मजाक सा उड़ा दिया था, एक तरीके से बोले तो कि मजाक उड़ा दिया था उनका, उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सती माता जी मतलब हवन में कूद के
खत्म हो गए थे। वो ऐसा नहीं था कि मतलब शिव जी खत्म हो गए तब वो बने। वो तो एक सती माता की कहानी ये भी है कि अपने मतलब शिव जी के प्रति जो प्रेम था, समर्पण था, उसका एक तरीके से बयां करने का तरीका था कि वो पति के जब अपमान में खत्म भी हो गए, वो आग में जलकर, वो वाली बात है। तो वो भी कहानियां सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में और भी बताई चीजें, कहानी बताई जाती है कि भाई इस चीज को एक तरीके से लेजिटिमेट करा जाता है, बिल्कुल ग्लोरीफाई करा जाता है। ग्लोरीफाई बार बार कोई भी मतलब किसी का पति मरता है तो गरुड़ पुराण बांची जाती है किसी ब्राह्मण से, पुरोहित जब बांचता है तब ये बात बताता है। क्योंकि रिसेंटली अभी मतलब मेरे दोस्त के ताऊ जी खत्म हुए तब वो बता रहा था वापस आके कि गरुड़ पुराण में ये बातें बताई गई है कि उसको मतलब वो सुनकर भी मतलब वो बंदा खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो सुनकर देख गया कि ये क्या हो रहा है। अभी भी मतलब आज भी गरुड़ पुराण जब सुनाते हैं तो ये इस बात को बताते हैं कि ऑटोमोस्ट समर्पण का तरीका है, सबसे सर्वोच्च चीज है वो है कि लड़की पत्नी सती हो जाए। तो आज भी मतलब अपने पुराणों में भी बातें बताई गई है। और एग्जाम्पल्स भी है। तो एक समाज में जब महिला, एक बच्ची, लड़की बचपन से कहानी सुनेगी तो मतलब ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा चांस है कि वो सती की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रूप कवर का सती होना इज लाइक जबरदस्ती थी या मर्डर था, जो भी होता है, लेकिन समाज का मर्डर होगा पूरे का। पूरा समाज ने मतलब हजारों सालों से एक महिला का इस तरीके से मर्डर करता आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने खुद ने चूज कर लिया होगा क्योंकि कहानियां ये सुनी है, बिल्कुल यही बताया जाता है कहानी में। तो इस तरीके से देखे तो मतलब उन्होंने जब चूज कर लिया फिर उसका ग्लोरिफिकेशन हो रहा था। और ये 4-5 लाख लोग जब चुनरी महोत्सव में आए हैं बसों से भर के, और पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल में हो गई। जब पुलिस मतलब उस शिकर के डीएम से पूछा कि भाई हाईकोर्ट का आदेश आ रहा था फिर भी तुमने रोक क्यों नहीं पाए, तो उन्होंने ऐसे कुछ बयान दे दिए कि नहीं एग्जैक्ट ये बात लिखी हुई थी, चुनरी महोत्सव रोकने की बात नहीं लिखी हुई थी, ऐसे वैसे मतलब उन्होंने बातें टाल के कर दिया मामला। तो और उस टाइम सीएम से भी पूछा था, सीएम ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, सारे काम हो चुका, मतलब चुनरी महोत्सव भी मतलब ग्लोरिफिकेशन भी हो गया। बिल्कुल। और फिर और ज्यादा प्रेशर बनाएगा, एनजीओज ने दिल्ली तक प्रेशर पहुंचाया गया। फिर दिल्ली से जब बात शुरू हुई वापिस, जब उस टाइम राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी जी की 1987 वो पीएम थे अपने, तो उस टाइम पर जब दिल्ली में एनजीओ मिलकर संसद के सामने मतलब वो एक तरीके से कनॉट प्लेस पे धरना देना और वो सब करना, सब काम हुआ, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले एक्शन लिया था कि मतलब इसके अगेंस्ट एक्ट बनाना। और अपने पीएम तक बात बहुत लेट पहुंची थी और सारे बल पॉलिटिशियन वगैरह इसके सपोर्ट में थे क्योंकि ये कल्चरल बात आ गई, बिल्कुल सेंटिमेंट्स की बात आ गई। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल इंसान, कोई भी पॉलिटिशियन इस चीज में अपना हाथ फंसा के या अपना बयान दे के खुद की राजनीति खराब नहीं करना चाह रहा। वही इसलिए ना तो वो पक्ष में बोल रहे थे ना विपक्ष में बोल रहे थे, न्यूट्रल हो रखे थे सारे के सारे नेता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था। राजपूती पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो टॉपिक था वो पूरा केंद्रित था। हालांकि एक जयपुर के ही निवासी क्या नाम एडवोकेट थे वो, उन्होंने इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने बोला कि अगर ग्लोरिफिकेशन को या फिर हमारे जो चुनरी महोत्सव है उसको रोकने की कोशिश करी गई तो हम राजस्थान में पंजाब लाइक सिचुएशन लेके आ जाएंगे। अच्छा, खालिस्तान जैसा माहौल कि हम अलग हो जाएंगे देश से। तो ऐसे सेंटिमेंटल बयान आने के बाद में, और ऐसे पढ़े लिखे लोग भी, एक एडवोकेट होके उन्होंने इतना आपत्तिजनक बयान दिया, तो आम जनता का तो सवाल ही नहीं उठता ना उनको रोकने का। हाँ, मतलब सारे पॉलिटिशियन सपोर्ट में थे क्योंकि एक तरीके से मतलब एक वो सीन था कि हिंदुत्व वाला सीन था। बिल्कुल। तो उस टाइम के कई पॉलिटिशियन थे, मतलब झुंझुनू के एक ओम प्रकाश जी नाम से थे, उन्होंने भी मतलब इसके काफी सपोर्ट में बहुत कुछ लिया। उन्होंने तो मतलब एक तरीके से जो ये महिलाएं आई थी बॉम्बे से, उनके बारे में कई आपत्तिजनक बातें बोली कि इनको क्या पता दिल्ली में रहने वाली लड़कियों को, महिलाओं को, इनके तो कई पति होते हैं, पवित्र प्रेम का क्या पता। ये महिलाएं गाँव में रहती है, धूप में काम करती है, इनका प्रेम अलग है, उनका अलग है, वो तो सड़क चाप लड़कियां हैं, बाहर में जाती है, दारू पीती है, नाचती रहती है, इनके तो कई पति होते। मतलब ऐसी आपत्तिजनक बातें इन लड़कियों के बारे में बोला जो 3-4 लड़कियां बॉम्बे से आई थी, मतलब वो जो जिन्होंने आवाज उठाई। और एक तरीके से फिर जो पूरी महिलाएं जो एनजीओ वाले सारे के अगेंस्ट में काम करते हैं, इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे, उन सब के बारे में मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने ऐसी बातें बोली, ताकि आम जनता जो है उनका ब्रेन वॉश कराया जा सके। ठीक है। हाँ, मतलब महिलाओं का एक तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है सारी, क्योंकि गांव की सारी महिलाएं भी, जो ये महिलाएं जो रिपोर्ट्स, मतलब एक तरीके से था कि जो बॉम्बे से टीम आई थी और भी कहीं दिल्ली से भी टीम आई थी, न्यूज वाली नहीं, एनजीओ वाली टीम आई थी, तो ये सारे मतलब पूछना चाहती गाँव की महिलाओं से भी कि ऐसा कैसे हुआ। मतलब एक तरीके से मतलब अपन जब खाना बनाते, रोटी बनाते, तवे पे गलती से हाथ लग जाए तो कितना दर्द होता है, तो वो तो जिंदा जली, ऐसी बातें उन गांव की महिलाओं से पूछ रही थी। लेकिन गांव की महिलाओं से
उन लड़कियों को मिलने नहीं दे रहे थे। बिल्कुल। उनके पति थे ना, वो दूर कर रहे थे बार बार। और मतलब एक तरीके से जब बात करना चाहिए तो फिर वो 3-4 लड़कियां उनको घेर भी लेती है और बोलती है तुमको क्या पता, तुम कहाँ से आई हो, ऐसे वैसे, मतलब अंट-संट बातें कर रहे हैं। जैसे गांव में कोई दूसरे शहर से आ जाए तो करते हैं ना मिसबिहेव, वैसे उनके साथ मिसबिहेव हो रहा। बिल्कुल। कोई उनको बता नहीं रहा। मतलब गांव की महिलाओं का इस तरीके से ब्रेन वॉश की वो उनके फायदे की बात करने आए हैं, उसके भलाई के लिए आई है कि तुम ऐसे जिंदा आगे से नहीं चलो। रूप कंवर जी जिंदा चल गई, और भी कई सती हो चुकी, सदियों से ऐसा होता जा रहा है। हर देश में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा हुआ, कई देशों में ऐसा होता है। एक तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार वाली बात थी। बिल्कुल। तो एक तरीके से उन गांव की महिलाओं का इस तरीके का, इस लेवल का ब्रेन वॉश हो रखा है कि उनके फायदे की पते की बात करते तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नॉलेज है ही नहीं, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया, एक्सपोजर है ही नहीं। जिनका एक्सपोजर है, जो बाहर निकली हुई है, उनके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि तुमको क्या पता पवित्र प्रेम क्या होता है, जिंदा जलना ही पवित्र प्रेम है। बिल्कुल। तो समाज के कुछ ग्रंथों से, कुछ टीवी शोज ने, बिल्कुल, कई तरीके से, मतलब और आसपास की जो लोग कहानियां होती है, जैसे अगर तेजा जी और उनकी पेमल जी की कहानी सुने तो ऐसा लगता है ना कि क्या भगवान वाला रूप, बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया है। और सती माता जी अपने झुंझुनू में उनकी कहानी सुने तो उनको भंवरी देवी, पता नहीं उनका क्या नाम था, एग्जैक्ट नाम नहीं पता मुझे। तो सती माता जी जो 11वीं सदी या 12वीं सदी में जब हुए थे, वो एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। तो अब उनकी कहानी सुन नहीं रहे, तो इन महिलाओं को, गांव वाली को लग रहा है कि ये दिल्ली वाली महिलाओं को क्या पता। बिल्कुल। तो इनके पक्ष की बातें करनी आ रही है, उनकी मजाक उड़ा रही है। तो फिर उन्होंने प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया। फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट, यहाँ पे भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अपने राजस्थान में भी उस टाइम। तो फिर वहां से प्रेशर आया, तब जाके फर्स्ट टाइम राजस्थान के सीएम ने इस चीज को कंडेम किया, इसको बारबेरिक इंसिडेंट बताया। और फिर धीरे धीरे मीडिया के सेंटिमेंट्स बदलने लगे। बिल्कुल। नवभारत टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिसने खुलकर अपने आर्टिकल्स में इसका अपोज किया था। बाकी इंडिया के एक भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं था जिसने इसको अपोज किया था। बिल्कुल। या तो कुछ एनजीओस थे जो महिलाओं वाले एनजीओस थे, पुरुषों वाले नहीं। पुरुष प्रधान समाज अपना, तो पुरुषों से उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल। ना तो नेताओं से उम्मीद किसी नहीं थी। एनजीओ ने शुरू में प्रेशर बनाया, फिर नवभारत टाइम्स की कुछ अच्छी रिपोर्टर्स थे, अच्छे मतलब एडिटर्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में बातें बोली थी, इसको बारबेरिक इवेंट बताया, इंसिडेंट बताया। बाकी जितने भी लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, किसी ने इस चीज को कुछ भी मतलब एक तरीके से प्रमोट ही किया, ग्लोरीफाई किया। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ अच्छे मंत्री रहे होंगे या फिर कैसे भी इंटरनल बात हुई होगी, लेकिन वहां से प्रेशर आया तो राजस्थान के सीएम ने इसको कंडेम किया और फिर धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ, एनजीओज की बातें सुनी गई। और लगभग 27 सितंबर को पहली बार अपने पीएम ने स्टेटमेंट दिया इसके बारे में, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया। और फिर 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1987 की बात है, ज्यादा नहीं, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ था इसको, इस बारबेरिक इंसिडेंट हुए हुए 4 सितंबर को हुआ था। अगले ही 1 अक्टूबर को राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस पास किया था इसके अगेंस्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट के अगेंस्ट। और मतलब सती प्रिवेंशन एक्ट शुरू किया एक तरीके से बोल देंगे, तो मतलब इसको एक तरीके से ऑर्डिनेंस पास हुआ और फिर धीरे धीरे ये बैन हुई चीजें। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया। फिर लगभग 3 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने द कमीशन ऑफ सती एक्ट, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 नाम से 1988 में पास किया था 3 मार्च को। और फिर धीरे धीरे ये गजट नोटिफिकेशन में आ गया था और फाइनली एक लॉ बन चुका था। फिर इस मतलब वुमेन्स ने, जो एनजीओज ने इतनी लड़ाई लड़ी, उनकी जीत हो गई। बिल्कुल। और फिर इस एक्ट के तहत, जो कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट है, इसके तहत फिर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 32 लोगों को गिरफ्तार किया था। कि जब वो भाई रूप कंवर की सती हुई थी तो इनिशियल शुरू में पहले 32 लोगों को सती करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, ठीक है, जिसमें मेजरली रूप कंवर जो थी उनके इन-लॉज थे, उसके ससुराल वाले लोग थे 32 लोगों में, जिनमें उसके फादर इन लॉ और देवर तक शामिल थे। जो इनके 15 साल के देवर थे भूपेंद्र सिंह, उस पे ये चार्ज था कि उन्होंने मतलब आग लगाई थी चिता में, ठीक है। तो 32 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करा है। और उसके बाद में 11 अक्टूबर 1996 को, 11 अक्टूबर 1996 में यह फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये जब कार्रवाई वगैरह शुरू हो गई तो 11 अक्टूबर 1996 को
इन 32 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। मतलब किसने चश्मदीद गवाह थे नहीं, अब लोगों ने आवाज उठाई नहीं कि भाई किसने आग लगाई क्या हुआ। जबकि एफआईआर 5 सितंबर को एफआईआर लिख दी गई थी और एफआईआर में साफ साफ लिखा था कि जो माल सिंह थे, जो रूप कंवर जी के पति, उनके छोटे भाई ने आग लगाई थी। बिल्कुल। मतलब उस टाइम सबको ये लग रहा था कि ऑटोमेटिकली आग लगती है। सत चढ़ना, एक तरीके से सत चढ़ने का मतलब ये बताया गया कि मतलब वो जब पति किसी की डेथ हो जाए पति की, तो उस पत्नी में या लड़की में इतना मतलब पता नहीं कुछ गॉडली पावर आ जाती कि वो उसकी बॉडी में आग होती, कोई टच भी नहीं कर सकता, सुपर नेचुरल पावर बोलता। तो एक तरीके से बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये बोला कि वो हुआ, स्टेटमेंट दिया। लेकिन अच्छी बात है कल्याण सिंह कलवी थे उस टाइम के, उन्होंने साफ बोला कि ऑटोमेटिक आग नहीं लगी, ये सब बकवास बातें, आग तो किसने लगाई है। मीडिया वालों को साफ साफ बोला, स्टेटमेंट है उनका कि मैं ये नहीं बता सकता, क्यों मीडिया वाले हो, कि मैं ये नहीं बता सकता कि आग किसने लगाई, लेकिन आग लगाई, ऑटोमेटिक आग नहीं लगी। कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये लाइन बोली उन्होंने एग्जैक्ट, कि कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। मैं मतलब ये स्टेटमेंट, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट हम लगा देंगे, ना देख लेना आप स्क्रीन पे। तो उन्होंने ये बात बोली, इसका मतलब, जबकि एफआईआर में भी लिखा हुआ साफ साफ, जब 5 सितंबर को एफआईआर हुई उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि उनके माल सिंह के छोटे भाई पुष्पेंद्र सिंह ने आग लगाई है, लेकिन बाकी कोई और सबूत थे नहीं। तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। बिल्कुल। मतलब 32 लोगों को गिरफ्तार किया था, सबको बरी कर दिया, मतलब सुमेर सिंह जी को, सबको, मतलब जो ससुर जी थे। और फिर क्या हुआ, अगले साल 1988 में लगभग 22 सितंबर की बात है, एक बड़ी यात्रा वापस, मतलब जो रूप कंवर जी सती हुई थी इसके संबंधित सती को ग्लोरीफाई करने के लिए, मतलब वापस महिमा मंडन देवरोला गांव से लेकर अजीतगढ़ तक एक ट्रकों से बहुत बड़ी यात्रा निकली। कानून भी बन गया, संसद में पारित भी हो गया, उसके बाद में भी जनता रुकी नहीं। अगले साल 1988 मार्च के अंदर ही कानून स्प्रेड कर दिया गया था और मतलब लोगों के कानों तक पहुंच गई थी बातें। उसके बाद में भी राजपूत समाज रुका नहीं। उसके बाद में भी उसने 22 सितंबर 1988 को देवरोला से लेके और अजीतगढ़ तक ट्रक यात्रा निकाली, जिसमें सती माता की जय के नारे लगा रहे हो। ठीक है, वही सेम इस केस से रिलेटेड 45 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। राजपूत समाज के 45 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें कुछ पॉलिटिशियन भी है। सती ग्लोरिफिकेशन के मुकदमे के तहत उनको करा जाता है। उसमें से 45 लोगों में से 25 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। इसमें से कुछ नेता भी थे, उनको 2004 में बरी किया, 2004 में। और उसके बाद में 8 लोग थे जो सुनवाई के दौरान ही, पूरी प्रोसेस के दौरान ही मर गए, और बचे उसमें से 4 बंदे लापता है। अच्छा, उन शायद सीरियस कुछ जुर्म किए होंगे उन्हें, तो या फिर कोई ऐसे चश्मदीद गवाह तो फरार ही रहे हैं वो। फरार है वो। और उसके बाद में आखिरी रूप कंवर का केस का आखिरी पड़ाव था, जिसके अंदर 8 आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी कर दिया। कब का है ये? अभी ये शायद 11 अक्टूबर 2024 की बात है ये। मतलब अभी 2024 तक केस चला था, 1988 से लेके 2024 तक केस चला है, अक्टूबर तक। अभी जब लास्ट के जो 8 जने थे उनको भी बरी कर दिया गया, मतलब सबूतों का कोई अभाव ही था एक तरीके से, मतलब पुराना केस था या फिर गवर्नमेंट या फिर अभी भी उस पर वापस मतलब आपत्ति जता सकते हैं। बिल्कुल। हाई कोर्ट का जो मतलब उसको आप इस चैलेंज कर सकते हो उस फैसले को, ऐसा भी नहीं कि कुछ मतलब कि वो अभी फाइनल जजमेंट है, क्योंकि अभी वो आर्काइव्स में गया नहीं। हम मतलब इसमें जब हम स्टडी कर रहे थे नेशनल आर्काइव में जाके आए थे, स्टेट आर्काइव में जाके आए थे, तो वहाँ अभी पहुंचा नहीं, तो उन्होंने भी बताया कि अभी नहीं आया, अभी वापस मतलब अगेंस्ट में उसके मतलब फाइनल जजमेंट वो है नहीं अभी। लेकिन उनको बरी, जो लास्ट में 8 बचे थे उनको भी बरी कर दिया गया। और 1987 जो सती कमीशन ऑफ सती एक्ट है प्रिवेंशन वाला, उसमें मतलब सती को सपोर्ट करने या सती होने देने या फिर सती होने में हेल्प करने वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, और या उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा, दोनों फांसी की सजा सुनाई गई है। और जो सती का ग्लोरिफिकेशन करे, मतलब महिमा मंडन करे, जैसे कि इन्होंने 1988 में फिर वो ट्रक यात्रा निकाली थी, उसमें 7 साल की सजा है और बड़ा सा वो है क्या बोलते हैं एक तरीके से जुर्माना भी है। तो वो भी है, फिर भी लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि जब 87 का जो एक्ट बन चुका, उसके बाद में 2004 में एक महिला सती होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको रोक दिया गया था।
और भी बाद में भी केस हुए, लेकिन पुलिस रोक रही थी। पहले भी पुलिस रोक रही थी ऐसी बात में 1997 से, मतलब देवराला गांव के पास भी रोका गया, हमने पहले बताया था। लेकिन महिलाएं फिर भी मतलब वो समाज में तो वही चलेगी ना चीजें। अभी भी सती माता के मंदिर में सब लोग जाते हैं, तो अभी भी चांस है ना कि आगे भविष्य में भी कोई कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्ट बना लिया। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एक बड़े पैमाने पे सती का ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि एक सभा हो गई या फिर एक जुलूस निकाला जा रहा है सती के नाम से, बड़े स्तर पे नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर अपन पारिवारिक स्तरों पे लें, सामाजिक स्तरों पे लें, तो आज भी सती से रिलेटेड कहानियाँ, हाँ, जब भी पति मरता है किसी का तो ये कहानी सुनाई जाती है। आज भी अपने क्या नाम पुरानी जो सतियाँ हैं उनकी कहानियाँ, उनको जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड किया जा रहा है। ठीक है, हमने भी सुनी है, हमारी बहनों ने भी सुनी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लोग इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मान्यताएं रखते रहे, तो आगे भी ये स्प्रेड होंगी। जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीजें हैं जो आगे फॉरवर्ड करी जाएंगी। कभी भी वापस मतलब बाउंस बैक हो सकती है चीजें, बिल्कुल कुछ भी मतलब डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसी हो या फिर रोक पाए कि नहीं पाए, कि मतलब रिवॉल्यूशन अगेंस्ट भी हो सकता है। तो अभी एक्ट बनने के बाद में 2002 में यूपी के अंदर ही ऐसा हादसा हुआ है जिसके अंदर पति की मौत के बाद में चिता के अंदर कूदने की कोशिश करी पत्नी ने। ठीक है, लेकिन उसको रोक लिया गया पुलिस द्वारा। तो सेंटिमेंट्स हैं, अभी भी कहानियां अभी भी लड़कियों के दिमाग में है वो है। लेकिन अच्छी बात ये है, मैं इस चीज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 1987 में आइडेंटिफाई करके चीजों को एक तरीके से चैनलाइज कर दिया, लॉ आ गया उसके अगेंस्ट में, इसलिए चीज रुकी हुई है और सच में रुकी हुई है। नहीं आजकल तो भाई हर रोज महिला मरती है ना देश में, कोई बुढ़ी होकर मरती है, कोई जवानी में पति मर जाता, कोई क्या हो जाता है, कैसे महिलाओं के पति मरते हैं, लेकिन नहीं हो रहा अब, नहीं हो रहा। लास्ट में 1987 रूप कंवर जी हो गए और उनका मंदिर भी नहीं बनने दिया, अभी तक उनका कोई मंदिर नहीं, वैसा का वैसा 1987 में अभी तक वैसा ही है, उस गांव में कोई स्पेशल मंदिर नहीं उनका। तो गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, बाकी देशों में स्ट्रॉन्ग कदम ही नहीं उठाया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी तारीफ करने वाली बात है। बिल्कुल। तो हम जब ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे तब हमारे माइंड में एक चीज ये आया, मतलब ये जब पढ़ रहे थे हम कि भाई रूप कंवर जी का केस है, उसी तरीके से कृष्णा जी वाला केस रहा जब नागौर में उन्होंने पति के ऑनर किलिंग पर या एक तरह से पति के मर्डर पर उन्होंने सुसाइड कर ली। उन्होंने ये बयान दिए थे कि मेरे को उम्मीद नहीं है, सिस्टम से उम्मीद नहीं है कि मेरे को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके साफ साफ मतलब इंटरव्यूज है जो मतलब एक तरीके से जो वहाँ पे थानेदार था उनसे बातचीत करी, उसने सबसे कर ली, मतलब जो डीएम था सबसे, मतलब मीडिया वालों से, कि मेरे को उम्मीद नहीं। तो उन्होंने उस प्रेशर में सुसाइड कर लिया कि मेरे पति की डेथ हो गई, मार दिया घर वालों ने, उसकी लड़की घर वालों ने मार दिया एक तरीके से। तो उसको एक तरीके से सामने रास्ता दिख के नहीं रहा था कि मैं आगे फाइट कर सकती हूँ, कानून में लड़ाई लड़ सकती हूँ, कुछ नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब सतियाँ हो रही थी पहले से, हर पूरे वर्ल्ड में इस लेवल महिलाओं ने सब कुछ किया, तो इसके पीछे क्या सोशियोलॉजिकल कारण होगा? सोशियोलॉजी समाज ऐसा कैसे बना देता है? इस रिसर्च के दौरान अपन ने यही अपने मेजर सवाल थे जो हमारे मन में आए कि 1987 के बाद में सती होना ऑफिशियली बैन कर दिया गया। सती कोई भी लड़की नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अपन कैलकुलेट करें तो 1987 से लेके 2025 तक कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने पति के मरने के बाद में सुसाइड करी है? बहुत अनगिनत मान सकता हूं मैं, बहुत सारे तो रिकॉर्डेड नहीं है हम ना? बस इन्हीं केसेस को कंपेयर कर रहे थे कि एक लड़की का अपने पति की चिता के ऊपर जिंदा जल जाना और एक लड़की का अपनी पति की मौत के बाद में पंखे से लटक जाना, जहर खा के मर जाना, या फिर ट्रेन के नीचे आके मर जाना। इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ, हो सकता है कि जलने वाली थोड़ी दर्दनाक मौत होगी, लटकने वाली थोड़ी कम दर्दनाक मौत होगी, ठीक है, नस काटने वाली थोड़ी और कम, मतलब ऐसा हो सकता है कि अलग अलग तरीका अलग अलग है मरना, लेकिन आखिर में हुआ क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? सुसाइड, मौत। एंड रिजल्ट मौत ही है। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या एक्चुअल में सती इंडिया में बंद हो चुकी है क्या? एक तरीके से आधुनिक तरीका सती होने का, सुसाइड करना एक हमारे को यही जो इसके जवाब मिले कि नहीं, अभी तक भी इंडिया में सती होना बंद नहीं हुआ है। अब बस इतना ही है कि हम उस सती को आधुनिक सती के नाम से पुकार सकते हैं। आधुनिक तरीका बदल गया है, लेकिन
इंटेंशन वही है। वही है ना कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। उस टाइम भी यही था भाई। चाइना में किसी देश में सती हो तो वो कारण बता रहे हैं कि पति के मरने के बाद में वो उसको मारना या उसका मर जाना, दफना देना, क्या था कारण? ये था कि वहां जाके उसकी सेवा करे। हाँ, स्वर्ग में या कहीं पर भी जाए, उनके पति नर्क में जाए तो वो भी नर्क में जाएगी। हाँ, वहां तो पति से बढ़कर तो है ही नहीं। पत्नियों, दासियों और नौकरों, इतने सारों को साथ में दफनाया जाता था। नौकरों को भी दफनाया जा रहा है कि इस राजा जी की वहां पे सेवा करी जाएगी, सेवा होगी। तो सेम कहानी आज भी है कि हमारे पति मर गए तो मैं अकेले मर के क्या करूं, मैं भी जाऊं। अब वो स्वर्ग नरक की कहानी चलती है ना कि वो कहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मरने के बाद में कोई आत्मा वाला सिस्टम है ना, ये उसकी वजह से ज्यादा मतलब समाज वही चीज, सोसाइटी ये तो सिखा रही है कि मरने के बाद कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो उनको लगता है मैं भी कहीं चली जाऊं, तो वो मर जाती है पीछे कि मेरे को यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, या फिर न्याय वाली मतलब क्रिस्मा वाली तो एक बात है, लेकिन कुछ में तो ऐसा नहीं कि रोड एक्सीडेंट में मर गए तो पति रोड एक्सीडेंट में मर गए तो पत्नी सुसाइड कर रही है, पति का किडनी फेलियर हो गया तो पत्नी सुसाइड कर रही है। तो उसका कारण क्या है कि वो अकेली झेल नहीं पाई, वो इतनी डिपेंडेंट है उस पर। बिल्कुल, कि अब मैं क्या करूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस देश में लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाली जाती। वही, लड़कियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, वो टोटली डिपेंड है अपने हस्बैंड पे, ठीक है। उसके बाद में हस्बैंड चले गए तो लड़की को एंड एक ही चीज दिखती है कि मेरा अभी जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों ही रहूं जहां पे मतलब इस दुनिया में है कौन अभी मेरा। मतलब अपनी लाइफ को फेस करने से ज़्यादा अच्छा लगता है उनको कि मैं मर जाऊं, ठीक है। मतलब इतनी फाइनेंशियली मान लो या इतनी इमोशनली मान लो, इतनी कमज़ोर हो चुकी है लड़कियां, और कमज़ोर होने का रीज़न है हमारी सोसाइटी, हमारी पेरेंटिंग और बाकी जितनी भी चीज़ें कहानियां हैं ये जो स्प्रेड करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभा रही है लड़कियों को कमज़ोर बनाने में और लड़कियों को सुसाइड करने पर मजबूर करने में। वही तो ना कि महिलाओं को ये लगता है कि पति के मर जाने के बाद मेरा कोई वजूद नहीं, क्योंकि उसको लगता है ना कि समाज में बचपन से ये कहानियां बता जाती है, अच्छी बेटी क्या होती है, अच्छी माता क्या होती है, एक अच्छी पत्नी क्या होती है। मतलब ये ऐसी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, वो उनको अच्छा बनना एक किसी पुरुष से लिंक है। अच्छी बेटी कैसी होती है, अच्छी माता कैसी होती है, अच्छी वो बहू कैसी होती है, पत्नी कैसी होती है। तो ये जब कहानियां अपन बॉलीवुड शो से देखते हैं या फिर कुछ लोग कहानियों से सुन लेते हैं, कैसे भी सुनते हैं, तो एक महिला को लगता है कि मेरा जीवन ऐसा ही है। मतलब सामाजिक सोसाइटी है ना, एक लड़की को वैसे बना, प्रोग्रामिंग हो जाती है एक लड़की की कि वो डिपेंडेंट है किसी पे, कि एक तरीके से एक लड़की का लाइफ का मकसद होता है कि अच्छा जीवन साथी मिल जाए, खुद नहीं करना कुछ भी। मतलब वो एक तरीके से गाने भी ऐसे बनते हैं कि वो वेट कर रही है कि मेरे पिया कब आएंगे। तो मतलब और कोई काम नहीं ढंग के कि मैं पढ़ूं, रिसर्च करूं, साइंटिस्ट बनूं, नो, या फिर इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कुछ भी बनूं, पॉलिटिशियन बनूं, नहीं, उसको तो पति चाहिए, पति के पीछे पागल होना, खुद का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब ये ऐसी कहानियां बता दी जाती, मतलब अपने हर जगह देखें ना तो हर टीवी शो में, हर जगह, हर किसी भी स्टोरीज में यही कहानी है। अच्छी लड़की, ऐसी अच्छी पत्नी कौन सी होती है? तो लड़की का सबसे बड़ा मकसद होता है एक अच्छा पति मिलना जीवन में, वो बस वही चीज देख रही होती है। उसके लिए व्रत करना, 16 सोमवार करना, ये कहानी समाज ही तो बताता है। 16 सोमवार करना अच्छा लड़का पाने के लिए। बिल्कुल। लड़का क्या करता है लड़की पाने के लिए? कुछ नहीं करता। तो कहानी इतनी है कि जब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि समाज में पवित्रता, लड़की की पवित्रता ही सबसे बड़ी मानते हैं कि लड़की पवित्र वही है जो पति से प्रेम करे। एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब पत्नी मर जाती है तब पति क्यों नहीं सत्य होते? उन्होंने क्यों नहीं, पति सुसाइड क्यों नहीं करते? या आज तक समाज में कोई पति सता हुआ है क्या? एक ही केस अगर हम स्टडी करते पता लगा कि जयपुर के कोई राजा थे, वो जब मरे थे तो उनके पीछे उनका कोई दास था, नौकर था, पर्सनल असिस्टेंट था, तो वो सत्य हुए थे। बाकी आज तक नहीं देखा कोई पत्नी मर चुकी तो पति सता हुआ कि मतलब पत्नी को गोद में लेटा के और फिर पति आग जल गया, या फिर पति ने मॉडर्न अगर देखें तो सुसाइड भी किसी ने करी है। बहुत कम केस, बहुत मतलब 1% मान लो, 100 में से एक बंदा ऐसा होगा, 0.01% मानो, मेंटली कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाए और उसके बाद में उसने सुसाइड जैसा खतरनाक अटेम्प्ट कर लिया। ऐसा क्या कारण है कि महिलाएं ज्यादातर पति के मरने पर सुसाइड कर लेती है, फिर सती हो जाती है? सतियां हुई है, पुरुष तो कभी सत्य हुए ही नहीं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष काफी स्ट्रांग होते हैं, पुरुषों को स्ट्रांग होना ही सिखाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पुरुषों के पास इमोशनली भी इंडिपेंडेंट है। मर्दों को या फिर अपन ऐसे कहेंगे पुरुषों को अपने इमोशंस को शेयर करना सिखाया नहीं जाता।
ठीक है, रोना गलत माना गया है। रोना गलत माना गया, मतलब इतना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाई गई है कि वो तो मतलब ऐसी चीजें कर ही नहीं सकता। मतलब वो दुनिया ही मर गई ना, सत्ता ही पुरुष की ना समाज में पूरे में। तो एक तरह से कि पत्नी मर गई तो कोई ना दूसरी ले आएंगे, वो वाला सीन है। तो और वो उसके पास पैसा होता है, पूरा प्रॉपर्टी का कंट्रोल होता है। भाई अपने घर पे आज भी पूरा प्रॉपर्टी का कंट्रोल पापा के पास है, हर घर में ये कहानी है। तो पति के पास पूरी सत्ता होती है, तो पति के पास रास्ते होते हैं फिर कि मैं पैसे इन्वेस्ट करके किसी को 10 लाख रुपए देके दूसरी पत्नी ले आऊंगा। पत्नी के पास ये रास्ता नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए देके दूसरा पति ले आऊंगा। उसको कोई खरीद के ले जा सकता है अगर जिंदा रह गई तो, या फिर अपने बच्चों के साथ रह जाएगी। लेकिन और समाज में ऐसी कई चीजें हुई हैं कि किसी का पति मर गया और वो जिंदा रह गई तो एक तरीके से फिर उसको उसके दर्शन करना भी अच्छी चीज नहीं मानते। ये चीज भी है कि जिसका पति मर गया मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू है। और पहले तो ये चलता था कि लड़कियों जब जिसका पति मर गया उन महिलाओं के बाल भी काट देते, टकली कर देते एक तरीके से, और घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। हमारे गांव में लास्ट में शायद 2008-9 की बात है, जब हमारे गांव के किसी सरपंच के पापा खत्म हुए थे, उनकी माँ का मुंडन होने की बात आ गई थी और भाई उनको घर से बाहर नहीं निकल देंगे। तो उस टाइम मतलब उन्होंने कोई गांव से किसी से पूछा, अच्छे आदमी भले आदमी, तो बोला कि जरूरत नहीं कुछ भी ऐसा, फिर उनका नहीं हुआ था वो, नहीं हुआ था। और ऐसा कहीं भी आज भी, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे पाऊँ तो मैं अभी नागौर जेल की बात बता दूं। मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे को बताया, पता लगा कि उनके गांव में आज भी जिस महिला के पति मर चुके, उस महिला को किसी दूल्हे के सामने नहीं आने देते। उसका गांव का मतलब दूल्हा कोई बाहर जाता है, मतलब शादी के लिए जाते हैं बारात लेके, तो उसको मतलब एक तरीके से उस दूल्हे पर नजर नहीं पड़ने देते। बिल्कुल, कि अगर इस विधवा का अगर नजर पड़ गई तो कल को ये भी मर जाएगा और इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तो मेरा वो दोस्त बोल रहा है कि मेरा सपना है कि मैं जब दूल्हा बनूं तब मैं मेरी दादी मेरे सामने रहे, मेरे पास रहे। आज 2025 की बातें हैं, 25 की बात, ये उस गांव की जायल की गांव की बातें जहां पे करोड़ों रुपए का मायरा बढ़ते हैं, 21 करोड़ का मायरा बढ़ते, वहां पे महिलाओं की ये सिचुएशन है, जहां पे बहन भाई के रिश्ते को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। और गलती से बहन विधवा हो गई तो शायद भाई से मिलने भी नहीं जाएगी, बहन विधवा हो गई और भाई की शादी बाद में हो रही है, मतलब अभी भी चल रहा है। तो आज की जब मैं पूरी स्टडी कर रहे थे तब उस दोस्त ने बताया था कि, और दोस्त बोला मेरा सपना है। तो सच्चाई देखो अब तुम, बिल्कुल, कि जो समाज जिसमें ये कुरीतियां चल रही है, भाई बहन का प्रेम, माहिरा मोटे मोटे बढ़ रहे, लेकिन उस समाज में महिला अभी भी दबी हुई है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब जो मतलब सोशियोलॉजी पर डिस्कस करती है कि समाज की स्ट्रक्चर कैसी है महिलाओं, तो महिलाओं जिनका पति मर चुका उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, ना तो किसी पारिवारिक फंक्शन में शामिल होने दे रहे, क्योंकि एक तरीके से उसको मतलब एक तरीके से ऐसा कि जिसका पति मर चुका, मतलब ऐसा लगता है कि पत्नी खा गई उसके पति को। अपशकुन कहते हैं ना, जैसे कि मतलब लड़की जल्दी जल्दी शादी होती है, जैसे आपकी शादी हुई अभी, और आपकी जब शादी हो कि आपकी पत्नी ससुराल आई और उनके 12 महीने के आने के 12 मतलब ससुराल आने के 12 महीने बाद घर में कोई भी किसी मौत हो जाए तो ये बोलते हैं कि उसका पग फेरा अच्छा नहीं था, और सब कुछ खुशहाली रहे तो पग फेरा अच्छा था, और मतलब उस पर उसको क्रेडिट जाता है वो। तो मतलब एक तरीके से महिला को कैसे लिंक कर देते हैं, बिल्कुल, कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, कुछ भी मतलब अपशकुन की बातें, मतलब ऐसे स्टेटस है ना, एक विधवा का स्टेटस बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और जो विधवा बच्चों के साथ विधवा हो चुकी, उसका रीमैरिज होना मुश्किल है, और जब वो ससुराल में रहेगी अकेली, उससे कई बार रेप भी होगा, मिसयूज भी होगा, बच्चों को कैसे पालेगी, पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या होगा। आसपास में हमारे परिवार में कई महिला जो विधवा हुई है, तो देखते हैं ना उनकी सिचुएशन, देखते हैं, तो बच्चों को पालना मुश्किल, तो वो एक तरीके से उस महिला को डिप्रेशन से आ जाता है। तो कुछ महिला इसलिए भी सुसाइड कर लेती है कि मैं अब क्या करूंगी, और उनको पढ़ाते हैं नहीं, एजुकेशन है नहीं, तो उनके पास पैसा कमाने का रास्ता दिखता नहीं। तो सोसाइटी इस तरीके से बनी है कि ना तो महिला पास फाइनेंशियल फ्रीडम, ना कोई खुद का वजूद, और इस लेवल तक सोसाइटी ने महिला को बना दिया कि महिलाएं DID का शिकार बन जाती है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, कि महिला में ऐसा लगता है कि मतलब पति खत्म हो गए, उसके 10-12 दिन महीने भर में ऐसा लगने लगता है कि उसके पति की आत्मा उस पत्नी में आ गई, उसमें आ रही है, और जैसे पितर आना बोलते हैं। तो मतलब समाज नहीं बनाया ना, कई महिलाएं, हमारे परिवार में भी ऐसी महिलाएं जो जिनमें पितर आते हैं, कि एक महिला में पति की आत्मा आ जाना, मतलब उसका देवीय रूप बना दिया, और ऐसी चीजें गरुड़ पुराण में बताई गई है अपने। तो महिला को लगने भी लगता है सच में, साइकोलॉजिकली वो इल हो जाती है, जिसको DID बोलते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, कि उसको लगता है कि अब मेरे अंदर वो आत्मा आ गई तो मैं कुछ और हो गई, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल बीमारियां बिल्कुल समाज में महिलाओं में चल रही है, पुरुषों में नहीं चल रही। कि कोई समाज में इतनी अज्ञानता है कि इस समाज के पढ़े लिखे लोग भी आज तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाए
कि एक आदमी के मरने के बाद में उसकी वाइफ को पितर आ रहा है, उसकी वाइफ में उस आदमी की आत्मा आ रही है। अभी अगर ग्रंथों की माने तो उसके हिसाब से तो आदमी हो चाहे औरत, तो दोनों की आत्मा है। तो औरत के मरने के बाद में ऐसा केस क्यों नहीं सामने आया कि आदमी के अंदर औरत की आत्मा आ रही है? वही तो। और ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा यूथ, क्यों नहीं उठा रहा? आजकल के नए नए लड़के हैं, वो भी पितरों के पास में जाते हैं, उनके पूजा में बैठते हैं। एक बार भी उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि यार मेरी फला- मम्मी मर जाती तो हाँ। पापा में आती कि मम्मी फलाने आसपास में मरी होगी। हाँ, फलाने आसपास में ये लुगाई मर गई या फिर ये औरत मर गई, इनके पति के अंदर तो कोई आत्मा नहीं आ रही, इनके अंदर तो कोई मतलब पितर आ नहीं रहा उसका। पितृ सत्तात्मक समाज में सारी चीजें जो ग्लोरिफिकेशन हुई है वो भी मतलब पुरुष ही है सारे के सारे। हाँ वही। औरतों की कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है। औरतों के हमारे ग्रंथों में देवी हैं, बस उनकी आत्माएं जरूर आती है, उनकी छाया आती है। माता जरूर आ सकती है, लेकिन कभी भी पति में पत्नी नहीं आ सकती। पत्नी नहीं आ सकती, छोटी बात हो जाएगी ना वो। छोटी मतलब वो पति का झुकना हो गया, झुकना हो गया, पुरुष की सत्ता खत्म हो गई कि बोल देंगे लुगाई का गुलाम बन गया, इसमें लुगाई आ रही है, इतना प्यार करता था क्या, लोग हंसेंगे। तो पत्नी के मरने के बाद में कभी पति में आई नहीं, आज तक देखा ही नहीं मैंने, एग्जाम्पल नहीं देखा, हमने भी नहीं थे। मतलब पति तो बाहर मुंह मारता है, फिर पत्नी मर गई, बच्चे कोई और पालेंगे, दादी पाल देगी, और क्या। लेकिन वो तो बाहर कहीं दूर चला गया, कमा रहा, वहीं पे गर्लफ्रेंड बना ली, या कहीं की गांव की बहन बेटी को छेड़ रहा है, ये काम है। कभी उसमें उसकी पत्नी आके उसको कंट्रोल नहीं करती। और जब पति मर जाता है तो पत्नी तो एकदम जीवित सती बन जाती है, जीवित सती हो जाती है। बस उसका महिमा मंडन, उसकी फोटो रखना, उसके रोज अगरबत्ती करना, सारा वो खेल चलता है। आज तक मतलब यूथ भी, मतलब मैंने ऐसी कहानियां सुनी है कि जैसे इंडियन आर्मी में कोई लड़का जॉब कर रहा है, उसके पापा खत्म हो चुके और उनको पितर मानते घर में, तो कभी उसकी बर्फीले इलाके में ड्यूटी आ जाती है, तो बोलते मेरे को मेरे पापा ने बचा लिया वरना मैं मर जाता। मतलब वो साइकोलॉजिकल, वो बंदा पढ़ा लिखा साइंस का स्टूडेंट है और वो ये बात बोल रहा है कि मेरे पापा पितर है, तो वो मेरी वहां रक्षा कर रहे थे। भाई इंडियन आर्मी ने तेरे को कपड़े दिए पहनने के लिए, उतार के फिर जाता पापा आते क्या। कितना लॉजिकल बात है। बिल्कुल। तो तुम एकदम गर्म कपड़े पहन रहे हो वहां पे, एकदम मतलब हीट रेजिस्टेंट कपड़े हो, बाहर से तुम नहीं मतलब कुछ भी सर्दी नहीं आएगी, ग्लव्स पहन रहे हो, और फिर भी तुम बातें बोल रहे पापा ने बचा लिया, तो तुम जानबूझ के इलॉजिकल बन रहे हो। तुमको सामने सेम क्वेश्चन आना चाहिए कि समाज में महिलाएं मरी है बहुत, अब उनके पति क्या कर रहे हैं, क्या कभी कोई पति ऐसा जो अपनी पत्नी की अगले अगरबत्ती कर रहा है? कोई नहीं है ऐसा। उनका मंदिर बना रहा है, वो पित्र नहीं तो मात्र बन के आ जाए, पति में मात्र बन जाए, पत्नी में पित्र आ रहा तो पति में मात्र आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं। तो समाज में महिलाएं बहुत तरीके से डिस्टर्ब है इस चीज से कि अब पति मर चुका तो मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, मैं बच्चों कैसे पालूंगी। तो कई तरह की वजह से महिलाएं ये डिसीजन ले लेती है, कई तरह की मतलब चारों तरफ से फोर्सेस आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई चीजें, ओवर थिंकिंग, तो सुसाइड कर लेती है। और ऐसा मतलब आए दिन घटनाएं है, मतलब पूरे इंडिया में देखे ना तो यूं मान लो कि 1 या 2 महिलाएं ऐसी है जो सुसाइड इस बात पे करेगी उनका पति मर चुका। अदर रीजन तो है ही है, अदर डिप्रेशन है कि कोई स्टडी से नहीं कर पा रहे, कोई क्या नहीं कर पा रहे, कुछ और हो गया, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है शादीशुदा औरतें भी सुसाइड कर रही है। बिल्कुल। तो इसका सोशियोलॉजिकल कारण यही था कि समाज ने बना दिया महिलाओं को, बिल्कुल पुरुष की सत्ता है तो पुरुष की सत्ता में महिलाओं को सेवक बना दिया, और सेवक की राजा के बिना कोई वैल्यू है नहीं। बिल्कुल वो वाली कहानी है। तो और अगर इसका अपन रीजन और गहराई में जाए न्यूरो साइंस वगैरह में, तो न्यूरो साइंस भी सोशियोलॉजी से लिंक हुई है ना कि इवोल्यूशन तो समाज को देखते देखते हुआ। तो उसमें ये बताते हैं कि महिलाओं में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है, और उसमें मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं, कि वो मिरर न्यूरॉन्स का मतलब वो सामने वाले की पीड़ा देख पाते हैं अच्छे से। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो वो देख जल्दी पाती है कि बुखार हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके, आदमी इतना जल्दी नहीं, उनके मिरर न्यूरॉन्स कम होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन की, इनकी सबकी वजह से महिलाएं थोड़ी इमोशनली काफी मतलब ज्यादा इमोशनली होती है, एक्टिव होती है, संवेदनशील ज्यादा होती है। तो सबसे बड़ा रीजन ये न्यूरोसाइंस बताती है कि वो एक तरीके से किसी चीज को डबल फील करती है, ट्वाइस, मेल से ज्यादा ट्वाइस फील करती है, मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। तो जब पत्नी मर जाए तो पति इतना फील नहीं करता, लेकिन पति मर जाए तो अब विद द टाइम हजारों सालों में महिला का ब्रेन ऐसा ही बन चुका। समाज ने तो बनाया ना भाई, न्यूरोसाइंस की डेवलपमेंट ब्रेन में जो मतलब किसी भी इंसान का ब्रेन तो डेवलप उस हिसाब से होगा ना जैसे समाज चाहता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से। भाई इंडिया में कहीं सती हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, तो विदेशों में कुछ और हो रहा है। मतलब इंडिया में आग से जलकर महिलाएं मर रही है तो वहां कोई तलवार से काट रहे हैं। बिल्कुल।
तो आस मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की देखें तो महिलाएं पुरुषों पर डिपेंडेंट रही है, तो उसके हिसाब से उनका दिमाग का डेवलपमेंट हुआ। तो न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि वो उनमें ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इमोशनली ज़्यादा एक्टिव होती है, संवेदनशील होती है, तो उनका कारण है उसका सबसे बड़ा। मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं तो पीड़ा ज़्यादा फील करती है चीज़ों की, तो न्यूरोसाइंस ऐसा कुछ बोलती है। बिल्कुल। और लेकिन अपन ने इतना सब कुछ डिस्कस किया कि सोशियोलॉजी ये है ऐसा, मतलब समाज का ही वजह, एक तरीके से समाज का ही मर्डर है, बिल्कुल पूरा समाज मिलकर मर्डर कर रहा है इन महिलाओं। ये सुसाइड नहीं बोल सकते इनको, बिल्कुल बिल्कुल। ना तो सती होने को सुसाइड बोलेंगे, वो सुसाइड बोलेंगे, ना किसी को एक तरीके से ये भी करिश्मा मरी वाला है, जैसा ऐसा। और आस्था क्या नाम था उसका, भाग्या मरी है, भाग्या जी मरी। और एक रीना जी क्या नाम उनका, ये सब जितने भी सुसाइड से मरे हैं, इनको अपन सुसाइड नहीं बोल सकते। ये समाज का ही किया हुआ मर्डर है, जो मतलब डायरेक्टली नहीं दिखता कि समाज ने मर्डर किया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से समाज ने प्रोग्रामिंग ऐसी करी है, प्रोग्रामिंग करी है बिल्कुल। तो इसका पता है, मतलब सोसाइटी का ही रीजन है उसमें, सोसाइटी ने ही उनको मारा ये है। अज्ञानता है जो उन लड़कियों को उस स्टेज तक पहुंचा दे रही है। सबसे मैं मतलब मेरे को ये देख के बहुत अजीब लगा कि तुम लोगों ने तो देखा ही क्या है। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ, कहीं रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, वो तुमने देखा भी नहीं, और तुम 4-5 दिन बाद में तुमने सुसाइड कर ली। एक तुम्हारे पति का मर्डर कर दिया किसी ने, और तुम 13 दिन बाद में सुसाइड कर रहे हो। ठीक है, इतने इमोशनली डिपेंडेंट, मतलब इमोशनली तुम कमज़ोर हो, फाइनेंशियली तुम पति पे डिपेंडेंट थे, अज्ञानता पूरी की पूरी भरी पड़ी है, पूरे समाज ने तुम्हारे में डाल दी। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे को केस देखने को मिलता है पुलवामा अटैक का, जहाँ पे एक नेवी के ऑफिसर को उसकी पत्नी के सामने एक टेररिस्ट आके गोली मार के चला जाता है। पत्नी के सामने उसको गोली मार देता है और उसको ये बोल के जाता है कि अब तुम रो और तुम मतलब सरकार के सामने जाके गुहार लगाओ। अच्छा, अभी पहलगाम अटैक वाली बात, पहलगाम हमने अटैक, पहलगाम, हाँ। वो लड़की ना सुसाइड करती है, ना वो नस काटती है, ना वो जिंदा जलती है, ना वो पंखे से लटकती है। क्यों? क्योंकि उनमें मैच्योरिटी है। वो एक पढ़ी लिखी और वेल मैच्योर लड़की थी, इसीलिए उसने वो कदम नहीं उठाए जो नॉर्मल लड़कियां उठा लेती हैं ज्यादातर। ठीक है, वहीं पे मर जाती है। अगर वहीं करिश्मा जैसी या फिर कोई भी, मतलब अब मैं ये नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक इमोशनली कमज़ोर लड़की या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लड़की होगी ना, वो वहीं पे खाई में कूद के जान दे देने की बात। नहीं, उस टाइम पे कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिन्होंने ये बोला था कि हाँ हमें भी मार दो साथ में। जबकि ये बताओ, जब ये रूप कवर वाला सती वाला सिस्टम हुआ था पूरा, तो इसके अगेंस्ट में आवाज उठाने वाली महिलाएं थी। तो सोचो वो महिलाएं कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी, जो मीना जी है, गीता जी है, या फिर सुजाता जी है, जिन्होंने बॉम्बे से टीम आई थी, सारी एनजीओ लड़कियां थी, वो भी तो महिलाएं थी। तो कुछ महिलाएं काफी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ एक महिलाएं जो अभी वीक रह गई। मतलब आजकल मतलब एक तरीके से समाज में सारी महिलाएं सुसाइड नहीं कर रही, लेकिन आए दिन एक दो खबर ऐसी आ रही है, मतलब अभी उनका आंकड़ा बहुत बड़ा है, वो वाली बात है। तो और इसको अपन सॉल्यूशन की बात करें कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, तो मेरे हिसाब से इसका एकमात्र सॉल्यूशन है एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे बेटे को एजुकेशन दी जाए। ज्यादातर मतलब एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि दिल्ली सरकारी स्कूलों में मतलब एक तरीके से एडमिशन ज्यादा बढ़ रहे हैं लड़कियों का, तो इससे ये लोग ये मानते हैं कि यार लड़कियां शिक्षा ले रही है, जबकि एक तरीके से उसको ये बोलते हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण, जब डेटा सामने आया तो ये बोलते हैं कि वो लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ रही है और लड़के पढ़ रहे प्राइवेट स्कूल में। कि लड़कियां सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वो अपने भाई को उनके परिवार वाले प्राइवेट में पढ़ा पाए। बिल्कुल, अंततः परिवार वालों को लड़की से स्वार्थ नहीं, लड़के से स्वार्थ कि लड़का ज्यादा प्राइवेट स्कूल पढ़ के अच्छे परसेंटेज बना के अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन के और कल को पैसा कमा के लाएगा। लड़की तो अगले घर जाएगी, पराई है। लड़की को तो पराया धन मानते जन्म से। जन्म पे कौन खुशी मनाता लड़की? आज भी हमारे राजस्थान में लड़की के जन्म पे नहीं बनाते खुशी, गाँव में तो बिल्कुल नहीं, शहर में मनाते होंगे, लेकिन गाँव की सच्चाई ये है कि आज भी बहुत बड़ा तबका जो लड़की के जन्म पे रोते हैं। मेरे भांजी पैदा हुए थे, मेरे मम्मी वगैरह या मेरे भांजी वगैरह, दादी दादा सब रोए थे कि हमारे लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे माहौल में जन्मी लड़की या ऐसे माहौल में बड़ी हुई, ऐसी कहानियां सुन के, ऐसी बातें सुन के, जहाँ पे मतलब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है समाज में, क्या करेगी आखिर? वही तो यही चीज तो करेंगे ना, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंड ही उसी चीज पे। सबसे मेन चीज यही होगी कि हम लड़कियों को बराबर की एजुकेशन दें, बराबर के अधिकार दें, ठीक है, एम्पावर करें बेसिकली।
बराबर इक्वलिटी, बस डेमोक्रेटिक रखे घर, बिल्कुल घर का माहौल डेमोक्रेटिक रखे। डेमोक्रेट मैंने तो ये भी फील किया इस रिपोर्ट जब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि लड़की के ज्यादा बड़े दुश्मन लड़की के मायके वाले होते हैं, ससुराल वाले तो बाद में बनते हैं नहीं होते। भाई। जन्म से प्रोग्रामिंग ऐसी करते, पढ़ाई है, घर जाएगी, मतलब मम्मी खाना भी कम खिलाती है। जब बेटा बेटी दो है मम्मी के, जिनकी उम्र 10 साल मान लो, तो मम्मी रोटी में घी उसकी में ज्यादा डालेगी जो लड़का होगा, लड़की में नहीं। माँ, वो एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल। लेकिन उस माँ को समाज ने ऐसा बना दिया कि अपने बेटे को ज्यादा खिला रही है, बेटे को ज्यादा दूध खिला रही है और बेटी को कम खिला रही है, क्योंकि बेटी पराई है। तो ऐसा सच में आज भी हो रहा है। तो मतलब माँ को समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझ, हर लेवल पे समझना पड़ेगा। तो लड़की के दुश्मन मायके वाले ज्यादा होते हैं, जन्म से प्रोग्रामिंग। ससुराल वाले तो बाद में करेंगे, वो तो बहू है, क्योंकि घर में बहू की इज्जत कहाँ रखते हैं, बेटी की रखते हैं ज्यादा। बिल्कुल। तो और अरेंज मैरिज होती है इंडिया में ज्यादातर। अरेंज मैरिज में क्या हो गया, जैसा परिवार लड़के वाला था वैसा का वैसा लड़की वाला होगा। बिल्कुल। और क्या भाई सेम कास्ट में करते हैं ज्यादातर लोग, इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन तो होती नहीं है ना। तो जैसी प्रोग्रामिंग लड़की के घर वालों की है, वैसे लड़की के ससुराल वालों की, और ससुराल वालों की तो ऐसी प्रोग्रामिंग की बहू की इज्जत कम करो, बेटी की ज्यादा करो। तो जो बेटी का ही घर में एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से भेदभाव होता है बेटी के साथ, मायके वाले ऐसी तैसी करते हैं, एक तरीके से सीधा शब्द बोलो, ऐसी की तैसी, मतलब कोई इज्जत नहीं रहती उसकी। उसको इतना ही पालते, इतना ही खिलाते कि वो बस बड़ी होके पराई हो जाए, अगले घर चली जाए। आज भी ऐसा होता है। बिल्कुल। ऐसे बोलते हैं 2025 में गाँव में आज चल रहा है ऐसा। बिल्कुल चल रहा है, हम तो देख मतलब आपको ऐसे सुन के लग रहा है कि मतलब कोई शहर से सुन रहा हमारा वीडियो देख रहा होगा तो उसको सच में ऐसा हो रहा है। अरे सच में हो रहा है ऐसा, रियलिटी है ये। बिल्कुल। शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं कि शहरों में भी ज्यादा कुछ, जैसे जयपुर जैसा शहर है, तो जयपुर जैसे शहर में भी गांव वाले आके बस गए ना। तो 20 साल से पहले गांव में थे, 20 साल पहले आज शहर में आके बस गए, तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने जयपुर के शहरों में भी लोगों में देखा, मैंने गांव की इमेज बिल्कुल भी वो नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है। वो ऊपरी चेहरा है, वो वही चेहरा है जो एक बंदा बाहर से गांव में घूमने जाए तो गांव वाले उसके साथ में कैसे बिहेव करते हैं, वो चेहरा है। अतिथि आते हैं तो गांव वाले थोड़े उसको चढ़ा चढ़ा के कुछ कर देंगे, लेकिन इंटरनली परिवार में, समाज में क्या चल रहा है ना तो उन व्लॉगर्स को पता है, ना ही उन टूरिस्ट को पता है कि क्या चल रहा है। उनको बस बाहर का वो ग्लोरिफिकेशन दिखता है कि बहुत बढ़िया है गांव। तो ब्लॉगर्स वगैरह गांव जाते हैं, उनको एक ही चीज लगती है ना कि अच्छी हवा, अच्छा खाना, खुद एक तरह से खुद खेत में अंदाज बोके खुद ही खा रहे, उनको बस इतना दिख रहा। उनको नहीं पता कि गांव की जो जड़ें हैं वो किस पड़ताड़ना पे है, महिलाओं की क्या बर्बरता है गांव में। बिल्कुल। वो अभी सच्चाई नहीं पता उनको। तो महिला पुरुष का जो मतलब हमारा इस वीडियो से इतना ही मकसद है कि इंडिपेंडेंट रहे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट रहे। प्रेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पवित्र प्रेम से कोई, लेकिन पवित्रता ऐसी नहीं कि जान ही चली जाए, वो पवित्रता नहीं, फिर वो पागलपन है। पागलपन और पवित्रता में इतना फर्क है कि पागलपन में तो जान ही दे रहे लोग। तो उस तरह की डेफिनेशंस नहीं बननी चाहिए, एकदम जो आइडियलिस्टिक हो या फिर जो अचीवेबल नहीं हो इंसान से। अब मर गया तो फिर क्या प्रेम रहा? जिंदा रहते उसके लिए फाइट करते, पति ने सुसाइड कर लिया, फिर पति का किसी ने मर्डर कर दिया, और तो उसके लिए तो सुसाइड क्यों करे, उसके लिए तो फाइट करना चाहिए ना। तो हर तरीके से लड़कियां इंडिपेंडेंट तभी होगी जब वो एजुकेटेड होगी, घर से बाहर निकलेगी, घर की चार दीवारी में रखेगी तो वैसी ही बन जाएगी, वैसी ही रोबोट बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज तक बनती आई है, लड़की की माँ है वैसी बेटी बन जाएगी अगर बेटी घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो हमारा इस वीडियो से इतना ही बताना था कि हाईली डिपेंडेंसी है ना एक महिला की पुरुष पर, उसको कम करना पड़ेगा। और अब अपने देश का, भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2047 तक आत्मनिर्भरता लाने चाह रहे हैं, जब अपना देश को आज़ादी 100 साल हो जाएंगे। तो लास्ट के 25 साल में अभी अपन हैं। बिल्कुल। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आत्मनिर्भर बने, डिफेंस के इक्विपमेंट बाहर से ना लाएं, हर तरीके से आत्मनिर्भरता आए, यहाँ पे रिसर्च हो, साइंटिस्ट बने, लड़कियां सब कुछ आगे बढ़े। और अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब 2 महिलाओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे दिखाया था डिफेंस सेक्टर के पास में, जिनका नाम में एक तो व्योमिका सिंह थी, एक दूसरे का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, इसका आपको नाम याद आ रहा तो मतलब बता सकते हो, तो लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। तो 2 महिलाओं को एक तरीके से अच्छे से शो किया गया था कि हमारे महिलाएं भी आर्मी में ऑफिसर है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ऐसे महिलाएं आगे बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटी बचाओ कई नियम, मतलब कई चीज चलाती है। तो सिंपलेस्ट कहानी है कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है देश को, तो महिलाओं की भागीदारी चाहिए उसमें। आज रियलिटी ऐसी है कि मतलब 2022 का यूएन का जो वुमेन्स इंपावरमेंट का डेटा देखें तो इंडिया में 19% महिलाएं ऐसी है जो जॉब करती है, जो खुद के पैसा कमा के लाती है। बाकी 81% महिलाएं जो पति के या फिर पापा के पैसों पे पल रही है। बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर देश कैसे बनेगा जब 81% महिलाएं किसी और पे डिपेंडेंट? वो कमाएगी तब, वो कुछ काम करेगी तब होगा ना। कहीं जॉब करेगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी, पॉलिटिशियन बनेगी, कुछ भी बनेगी, टीचर बनेगी।
या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, कुछ भी करेगी, कमा के लाएगी, तो जीडीपी में तभी तो इंक्लूजन होगा उनका। तो महिलाओं का देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा रोल रहेगा। बिल्कुल। इसलिए घर की बेटियों को, बहनों को, बहुओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर सेंटिमेंट ज़्यादा रहता है कि पति कमा रहा तो पत्नी को कमाने की कहाँ जरूरत है। मतलब लड़की गवर्नमेंट जॉब तक छोड़ती है, छोड़ती है, घर पे घर संभाल बस तुम, क्या है ये, क्या घर में ऐसा। तो ये घर है ना, जैसे कि देश लोकतांत्रिक बन चुका, लेकिन घर आज भी राजतांत्रिक है। बिल्कुल। उसमें राजा है पतिदेव के पापा, या फिर पतिदेव खुद है। बस दो कहानी है, या तो मतलब ससुर है लड़की का, या फिर लड़की का पति है। बिल्कुल। तो आज भी हर घर राजतांत्रिक तरीके से चल रहा है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आई है अभी कि वहां पे महिला की भी सुनी जा रही है। पति ने जो ऑर्डर दे दिया, मतलब आज भी पति ऐसे बोलते हैं तेरे को जरूरत कहाँ पड़ी बीच में बोलने की। मेरे को अभी एक फैमिली का मेरे को केस पता लगा कि उसकी पत्नी बोलना चाह रही है कि ऐसा मत करो, तो वो बोल रही है कि मतलब पति बोल रहे तेरे को जरूरत कहाँ बोलने की, जब हम हैं डिसीजन लेने के लिए। तो कौन होती है ये? तो अपनी पत्नी की इज्जत कर रहा हो इंसान। बताओ, तो फिर वो इंसान अपने घर में डेमोक्रेसी कैसे लड़ने देगा? वो अपनी बहन की बात कैसे सुनेगा, अपनी माँ की बात कैसे सुनेगा? और ऐसों के पीछे लड़कियां सुसाइड कर रही, बताओ, सती हो जा रही है। तो सच्चाई ये है कि घर को, परिवार को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल। परिवार सुधरेगा तभी समाज सुधरेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा महावीर कि डिस्कशन बहुत बड़ी चीज है। हर एक पॉइंट को डिस्कशन टेबल पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज ए कपल, एज ए पार्टनर और एज ए फैमिली मेम्बर। ठीक है, आप एक मैच्योर कपल हो, आपने अभी भी शादी करी है, यूथ हो, देश के आप यूथ हो, ठीक है, साइंस आप जानते हो, सारी चीज़ें आप जानते हो, जो चीज़ होनी है वो भी आप जानते हो। हम लाइफ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं बैठ के, हमें कैसे जीना है, हमारी कैसी लाइफ होनी चाहिए, हमारे बच्चे कब हम करें, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन कैसे करेंगे, ये वो दुनिया भर की बातें हम कर लेंगे, लेकिन कभी भी हम ये बात नहीं करेंगे कि मौत के बाद क्या होगा। हाँ, दोनों में से एक मर गया तो क्या होगा। कभी भी एक पति और पत्नी ये बात नहीं करेगा कि मतलब पत्नी, अगर पति बाई चांस बोल भी दे तो पत्नी बोलती है ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है, ये अपशगुन वाली बातें नहीं करना। बुरी अरे बातें मत बोलो, करो ना यार, जो चीज एक दिन होनी है, सार्वत्रिक सत्य है वो एक ना एक दिन होना ही है, चाहे तुम एक्सीडेंट होके मरो, चाहे तुम नेचुरल डेथ से मरो, चाहे तुम्हारा कोई मर्डर कर दे, ये चीज एक ना एक दिन होनी है। तो व्हाई नॉट टू डिस्कस दिस? रियलिटी को डिस्कस क्यों ना करें? क्यों नहीं डिस्कस करो? तुम डिस्कशन टेबल पे लाओ ना कि क्या होगा अगर तू मर गई, क्या होगा अगर मैं मर गया, आगे जो पीछे जो इंसान बचेगा वो कैसे मैनेज करेगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो डिस्कशन टेबल पे ये चीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बात ही नहीं, तुम मौत पे बात ही नहीं कर रहे हो, जिस चीज पे तुम बात पॉजिटिव रह रहे हो, नेगेटिव सोचते बोलोगे अपशगुन हो जाएगा। मतलब ये तो मैंने लड़कियों को बहुत सो देखा है, मतलब मेरी खुद की महिला मित्र है तो मैंने उसका भी डिस्कस किया, तो मेरे को मैंने ये पाया कि लड़कियां मतलब नेगेटिव चीज से डर जाती है। बिल्कुल, कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो, या फिर एक्सीडेंट से मर गए तो, या फिर हार्ट अटैक आ गया तो, कुछ भी हो गया, मैंने सुसाइड ही कर ली तो व्हाट विल यू डू अकेले में? बिल्कुल। तो ऐसी बातें मत कर, सिंपल एक कहानी लड़की, ऐसी बातें मत कर, अपशगुन मतलब गंदी जुबान मत निकाल, काली जुबान मत निकाल, कुछ बातें होती तो एक तरीके से रियलिटी डिस्कस नहीं करते हो। और लड़कियों को तो एक तरीके से मौत से डर लगता है, मतलब अगर पति मर गया तो क्या होगा। मतलब सेम बहादुर मूवी में एक सीन को अच्छे से बताया गया, मतलब जब वो पाकिस्तान का जो कैप्टन होता है, इधर से भी कोई होता है लेफ्टिनेंट जो भी होते अपने, ये दोनों बात करते, याया खान जिनका नाम है, तो जब वो बर्मा वाले वहां जाके वापस आके स्टोरी बताते हो, तब वो याया खान बोलते हैं कि वार की स्टोरीज अपने लिए तो एकदम नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जब अपनी पत्नियां सुनती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो पूरा सीन एक तरीके से दिखाया गया, तो इनके सामने ऐसी बातें मत करा करो। उसने मतलब याया खान ने बात बोली थी उस मूवी में, जो कि एक तरीके से सीन होगा, रियलिटी प्लानिंग होगी नहीं, लेकिन उसको डिपिक्ट किया गया कि एक महिला इन चीजों को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत पैनिक हो जाती है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। और वो सीन दिखाया गया कि वो अंदर जाके रोने लग जाती है, फिर पीछे से सेम बहादुर जी जाते हैं और बात पूरा सीन होता है। तो सच्चाई ये आज भी है, आज भी अगर आप अपनी पत्नी से डिस्कस करोगे तो वो डर जाएगी, और करते रहते हो। तो मैंने तो एक चीज नोटिस करी कि हर घर में एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड पर अप्स एंड डाउन्स, डोंट और डूज डोंट सब डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल रियलिटी डिस्कस होना। और जिस घर में व्हाइट बोर्ड है वहाँ डिस्कशन अच्छा हो जाएगा, तो फिर वहाँ की लड़कियां, वहाँ के बच्चे सब मैच्योर हो जाएंगे, वो सारे फिर रहेगी उसमें, हाँ बस सामने आ जाएगा, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज लिए जाएंगे, डिस्कशन टेबल पर डिस्कस किया जाएगा, डिनर करते डिस्कस करो, कहीं भी कर लो या व्हाइट बोर्ड पे कर लो, तो एक तरीके से बच्चे मैच्योर हो जाएंगे। लाइफ में कभी भी डिसीजन लेंगे तो फिर कैलकुलेटेड लेंगे। व्हाइट बोर्ड और मार्कर जब आ जाएगा जिस घर में, सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बच्चे भी सीख लेंगे कि कुछ भी आगे तो मैं फैमिली से ऐसे आकर डिस्कस कर लूंगा।
मम्मी पापा में कुछ होगा तो मम्मी पापा डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेस्ट मुझे लगता है कि अच्छा अपन सजेशन दे सकते हैं कि हर घर में एक व्हाइट बोर्ड हो और वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होके फिर ही डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल। घर की महिलाओं से भी डिस्कस किया जाए, मम्मी से, पापा से, बहन से, बड़े भाई से, छोटे भाई से, सबसे, जिसका जो ओपिनियन है। अच्छा ओपिनियन छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, जरूरत है सारे बड़े बड़े समझदार हो। पर इस समाज में थोड़ी उम्र के हिसाब से इज्जत देना बहुत बड़ी बात है। शायद उम्र के हिसाब से नहीं, ज्ञान के हिसाब से इज्जत देनी चाहिए। और अष्टावक्र गीता अगर का अपन ऐड करना चाहिए कुछ तो अष्टावक्र गीता वाली बात ये है ना कि अष्टावक्र तो 13-14 साल के और राजा जनक कितने बड़े हैं, लेकिन उनसे ज्ञान ले रहे हो तो कम उम्र में इंसान में ज्ञान हो सकता है। लेकिन गांव में चलता है कि तू तो मेरे से छोटी है, गांव में क्या हर शहर में चलता है, तू छोटा होकर मेरे को ज्ञान कैसे दे सकता है? मैं हूं ना बड़ा, मैंने दुनिया देखी, मैंने दुनिया देखी। चाहे वो निकले नहीं होंगे अपने घर से भी बाहर पूरी जिंदगी, लेकिन वो एक ही बात बोलेगा, मैंने दुनिया देखी। अरे भाई, नमक ज्यादा खाया है। हाँ, एक बंदे ने एक्चुअल में अगर कहीं पे जाके कुछ एक्सपीरियंस करा है तो सुनो ना उसकी बात, पॉइंट ऑफ व्यू सुनो ना। ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ी मतलब ये मैं ऐसे बात मानता हूँ कि कमजोरी वाली बात है, ये बहुत छोटी बात है। ये भारतीय संस्कृति का बहुत घिनौना रूप है ये। बिल्कुल छोटी बात है कि तुम एक इंसान को जज कर रहे हो उसकी उम्र से। क्यों? मतलब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और उसकी संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे ज्ञान की वैल्यू उम्र के हिसाब से डिसाइड, उम्र के साथ ना कि नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से या फिर एक्सपोजर के हिसाब से। अब जो इंसान कुएं का मेंढक है और उम्र में बड़ा है, जो समुद्र की शार्क से कैसे कम्पीट कर पाएगा? बिल्कुल। जिसने पूरी दुनिया देख ली उसे कैसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको लगता है कि नहीं मैं उम्र बड़ा हूँ, तो भ्रम में हो। और फिर जो उम्र में बड़ा है लेकिन दुनिया देखने कोई एक्सपोजर है ही नहीं, कुछ भी बाहर नहीं, घर से बाहर निकले नहीं। कभी वो गांव से अगर जयपुर भी आए हैं तो पर्पजली आए और वापस भाग गए, पूरे जयपुर को एक्सप्लोर भी नहीं कर गए, आमेर किला भी नहीं गए होंगे, जयगढ़ भी नहीं गए होंगे, लेकिन जयपुर आए, काम किया, निकल गए। फिर भी उसको लगता है मैंने बहुत कुछ जानता हूँ। अरे भाई, तू उतना ही जानता है जितना तूने देखा है। जो इंसान तेरे से ज्यादा देख ले ज्यादा जानेगा, तू भी ज्यादा देख ले तू भी जान लेगा। लेकिन नहीं, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं डिसीजन मेकर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहूंगा वैसे चलेगा, तो तू वो भी भ्रम में भाई। मतलब कोई भाई का मतलब यहाँ पापा भी हो सकते हैं, तो पापा भी बच्चों पे, अपने बेटी पे, बेटा पे ये करते कि मैं पूरी दुनिया देखी, कैसे बिजनेस होता, कैसे धंधा होता, मुझे पता कहाँ पे लॉस होगा, कहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर अपन कोई धंधा करें तो अपने पापा वगैरह ऐसे बोलेंगे, जबकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्होंने कहानियां सुन ली ऐसी। तो और आसपास की कहानियों से वो नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें कुछ भी सीख सकते हैं। किताबें उठाते नहीं है, ठीक से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो वाली कहानी है। तो देखा देखी करते हैं, तो देखा देखी के मामले में समाज चल रहा है। और जो देश भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है या आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, वहां पर डिसीजन मेकर्स ऐसे हैं हर फैमिली में। तो अंततः अपन यही बोलना चाहेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया, अपने काफी शॉर्ट बनाना चाह रहे थे इसको, लेकिन कोई ना, हमारी बातें लंबी चल जाती है। तो मतलब हमारा एक ही कहना है कि हर घर में लोकतांत्रिक माहौल हो। जब देश लोकतांत्रिक है तो फिर परिवार तक भी लोकतंत्र पहुंचे। और ये परिवार में एक इंसान पर जबरदस्ती करने वाली बातें, कोई किसी का पति मर गया तो उसको सपोर्ट ना करना, ये सारी चीजें, मतलब कई चीजें, तो मतलब एक पॉजिटिव माहौल है ये। और हर एक आपत्तिजनक बात डिस्कशन टेबल तक आनी जरूरी है। वही एक डेमोक्रेटिक घर बनाना है तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। वही। और चलो कोई नहीं, अपने पेरेंट्स अज्ञानी रह गए, अपनी पीछे की जनरेशन अज्ञानी रह गई, बट तुम तो समझदार हो यार। नहीं हो तो बन जाओ, किताबें पढ़, नहीं हो तो अभी बन जाओ, आवाज उठा दो, थोड़ा बहुत तो घर वालों को समझाने की कोशिश कर लो यार, ठीक है। हर जगह पापा को, दादा को डिसीजन मतलब थोपने के लिए नहीं रखना है। हर जगह पापा की, दादा की बात भी नहीं माननी है। गलत कर रहे हैं फिर भी तुम उनके पीछे पीछे चल रहे हो। ओशो ने एक बात कही है कि इस दुनिया में अगर सबसे खतरनाक कोई आदमी है, आतंकवादी से भी अगर खतरनाक कोई आदमी है, तो वो है आज्ञाकारी बेटा या बेटी। तो आज्ञाकारी पुत्र पुत्री, जो आज्ञाकारी पुत्र पुत्री है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वही नहीं होना चाहिए इंसान को। हर जगह आज्ञा मत मानो। जहां जरूरत है, जहां पे एक्चुअल में सामने वाले की बात में दम है, पापा की बात में दम है, दादा की बात में दम है, मम्मी की बात में दम है, तो समाज की बात में दम है, मानो। नहीं दम है तो ठुकरा दो उस बात को, उस बात पे आवाज उठा दो। यूथ आवाज उठाएगा तभी इंडिया बदल पाएगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का सपना है कि क्या नाम अपना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो वो सपना यहीं से हर घर से निकलेगा वो सपना। वही हर घर तिरंगा। अभी 2022 में गवर्नमेंट इंडिया ने सिस्टम शुरू किया था, हर घर तिरंगा।
वो सपना हर घर से निकलेगा, हर घर का डेमोक्रेटिक बनेगा तभी होगा। हर घर का हर एक इंसान मैच्योर होगा, हर एक इंसान फाइनेंशियली, इमोशनली हर एक स्टेज से इंडिपेंडेंट होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, तभी हो पाएगी। बिल्कुल। तो इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल। आपको कुछ बोलना है तो? बस इतना ही था। और हमने जो भी बातें बोली है, मतलब जो रिपोर्ट्स काफ़ी पढ़ के बोली, जैसे रूप कंवर जी का सती वाला पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारी चीज़ें बातें मतलब बोली। हमने तो 10% भी आपसे डिस्कस नहीं करा होगा उसके बारे में, अगर करते तो बहुत बड़ी हो जाती वीडियो। हम बेसिकली ये जो रिपोर्ट है 40 पेजेस की ये रिपोर्ट है, और तो कई न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो नई जो भी अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो सब चीज़ें, या फिर जितने रिपोर्ट्स पढ़ी हम उनको नीचे लिंक उनके प्रोवाइड कर देंगे, आप पढ़ सकते हो। हर एक चीज़ कट टू कट आपको उस रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, न्यूज़ आर्टिकल्स में मिल जाएगा। और आपको अगर बाहर से निकाल के अपने मनगढ़ंत चीज़ें हमने एक भी नहीं बोली है, सारी की सारी रिपोर्ट बेस्ड चीज़ें हैं। न्यूरोलॉजी के हिसाब से या फिर हमने सोशियोलॉजी के हिसाब से भी कोई बात करी है तो वो भी हमने बहुत डीप रिसर्च करके ही सारी चीज़ें डिस्कशन टेबल तक लाते हैं और उसके बाद में आपको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में भी कहीं पे अगर छोटी मोटी गलती हो तो वो एक ह्यूमन एरर समझ के अपन और कमेंट करके बता भी सकते हो आप कि ये गलती, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ हम भी इम्प्रूव होते रहेंगे, आप भी इम्प्रूव होते रहेंगे। और बेसिकली हमारा 1% भी इंटेंशन नहीं है किसी की धार्मिक या फिर ये जो भी मतलब आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का। हम रेस्पेक्ट करते हैं हमारे पास्ट में जो सतियाँ हुई है उनकी, और अभी जिन भी लड़कियों ने सुसाइड वगैरह करी हैं उनकी भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आगे हमारी कोई बेटी या फिर हमारी कोई बहन ऐसा कोई ख़तरनाक कदम उठाए, बस इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। बाकी सतियों के भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं उनके में, लेकिन बस अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखना ज़रूरी है, एक्सपेंड डेमोक्रेटिक करना जरूरी है। मतलब कहते हैं ना कि घर के बड़े की हर बात सही नहीं होती, समाज में जो बड़े लोगों ने हर बात बोली वो सही नहीं होती। मतलब ऐसे होता है कि पापा भी गलत हो सकते हैं, समाज भी गलत होता है। तो समाज ने बता दिया था कि उस टाइम की सती होना सही है, तो कई महिलाओं ने मान के वो एक्ट भी कर लिया। बिल्कुल। तो चलो वो हो गया, वीज रेस्पेक्ट देम। लेकिन अब आगे प्रोपोगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं होते। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे रूल्स बना दिए, सब कुछ हो गया। तो हम तो ये बोलेंगे कि सब फैक्ट से, लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आगे अपन बढ़ेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे इस चैनल के थ्रू। और बाकी और अच्छे अच्छे टॉपिक लेते आएंगे हम, और आपका सपोर्ट बना रहे। बाकी कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू।